ये जो जैसे मॉक इंटरव्यू कई लोगों ने दिया, तो देने में एक तो कि जो हमें लग रहा है कि 90% लोग थे, बहुत अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, और हम एक्सपेक्ट भी वैसा ही कर रहे थे। तो जिन्होंने दिया उनका अपना कुछ थोड़ा फीलिंग बताओ कि कैसा, जैसे दूसरे को लग रहा हो ना कि इन्होंने दिया मौका और हमने नहीं दिया, तो उसमें कौन अपने आप को विजेता समझ रहा है, कौन अपने आप को लूजर समझ रहा है। जो मॉक दिए, तो आप बताइए, मॉक आपने दिया, मॉक इंटरव्यू कल दिए थे आप, तो क्या माने क्या लगा अपना अपने आप को? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई बताइए और कौन दिए, इधर कौन दिए? अच्छा, आपने दिया था, क्या है आपका अपना ऑब्जर्वेशन बताइए। अच्छा। हम्म। हम्म। और कोई? आपका तो इंटरव्यू अच्छा था, ठीक था। कमी लगी, अच्छा। खुद जैसे ऑनलाइन में थे, नॉलेज कॉन्फिडेंस के लेवल पर भी बहुत वीक लगा खुद को, रिवीजन। अच्छा, देखो, तो एक पार्ट में आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक पार्ट में मैंने जो आपके मॉक इंटरव्यू में, चूंकि दोनों पैनल में मैं बैठा, उसमें दोनों पैनल में था मैं, पहले संडे को था उसमें भी, कल वाले में भी था। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे आपने मॉक दिया, तो ये मॉक का जो फर्स्ट मॉक होता है अपने यहाँ, तो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में इसका एक रिव्यू हम बताना चाह रहे हैं आपको, इंडिविजुअल डिस्कस करने के बदले एक ओवरऑल, जो मैं क्या मुझे कैसा लगा आपका मॉक लेकर, क्या उसका उद्देश्य क्या होता है। देखो, इस फर्स्ट मॉक का कहीं से भी हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम आपको इनकरेज करें। इसका उद्देश्य, इनका फर्स्ट मॉक का उद्देश्य कभी इनकरेज करना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ही होता है कि हम आपको फंसाएं। फंसाने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए संस्कृताइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, इस तरह के वर्ड हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये हुआ, जैसे बीपीएस से पूछा जाएगा, भाई आप तीनों का तीनों में एक डिफरेंस बताइए या तीनों का डेफिनेशन बताइए। और दूसरा तरीका ये होता है कि हमें पता है कि हो सकता है कि आप जानते हो, तो पहले मॉक में क्या करेंगे, इसमें आपको उलझा देंगे, इसमें आपको फंसाएंगे। भाई मॉडर्नाइजेशन, जैसे दिन में ही किसी से बात कर रहे थे, तो संस्कृताइजेशन है और वेस्टर्नाइजेशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन कुछ ऐसे वेस्टर्न टूल, कुछ वेस्टर्नाइजेशन के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो जो संस्कृताइजेशन को और ज़्यादा इम्पावर्ड करता है, और ज़्यादा प्रमोट करता है, मजबूत करता है। क्लियर है? तो ऐसे कौन से उदाहरण हैं? तो इसमें क्या मीनिंग हुआ कि आपको थोड़े से फंसाने की कोशिश करना इन डेप्थ। तो इसका उद्देश्य, इसका भी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पहले मॉक में कि आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो पाए, क्योंकि हमने कल ही देखा, कुछ कैंडिडेट को देखा कि एक देखा कि फर्स्ट मॉक थोड़ी मैच्योरिटी की कमी के कारण, जैसे 4 लोगों के सामने आप जा रहे हैं बात करने के लिए, तो बड़ा अच्छा समरंजन सर ने एक स्टेटमेंट कहा कि मान लीजिए किसी के सामने कोई बहुत अच्छा आइटम बना करके, और एक होता है उसको फेंक देना, रसगुल्ला किसी के थाली में जाकर के फेंक देना और किसी को परोस देना। आपने दिया रसगुल्ला ही, लेकिन उसको देने का तरीका क्या हुआ, अलग हुआ। किस पे आपको मार्क्स मिलेगा, वो रसगुल्ला थाली में फेंक देने पर या रसगुल्ला को अच्छे से परोस देने पर, सर्व करने पर? स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसको बड़े हम्बल तरीके से प्रेजेंट करना,
जानते हैं तो वो एग्रेशन, कहीं ऐसा ना हो कि शुरू में कॉन्फिडेंस कम रहे और बाद में बोर्ड को डोमिनेट करने की कोशिश करिए। तो बोर्ड डोमिनेट नहीं होता है, बिहार का बोर्ड डोमिनेट नहीं होता है कभी, कोई बिहार के बोर्ड को डोमिनेट नहीं कर सकता है। वो 55 नंबर 50 नंबर दे देंगे वो, अगर मान लीजिए गलती से, चूंकि आपसे बोर्ड में झगड़ा तो करेंगे नहीं वो, भाई 15 मिनट उनको समय आपके साथ देना है, तो कोई झगड़ा ही कर रहा है तो 5 मिनट में उसको बाहर कर देंगे, इतना पावर उनको है। लेकिन कोई मान लीजिए उतना भी नहीं है कि बहुत झगड़ा भी नहीं कर रहा है लेकिन बात मान नहीं रहा है चीज़ों को, मैंने जिस तरह लेवल का हम्बलनेस चाहिए, जिस लेवल का कटसी चाहिए, उस लेवल का कटसी हम्बलनेस नहीं शो कर रहा है वो, तो एक उनके पास बहुत अच्छा उपकरण है, वो है 50-55 नंबर देना। तो 50 पर आप सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बोर्ड पे छा गए एकदम, बीपीएससी के बोर्ड में कोई छाता नहीं है। बीपीएससी बोर्ड में छाने का कंक्लूजन, छाने का जो परिणाम होता है वो 55 नंबर होता है। तो कभी भी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आ रहा है तो उसको वही बात है, अच्छे से परोसिए उसको, रसगुल्ले को थाली में फेंकिए नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। एक पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट हुआ कि भाई, और आता है तो और ज्यादा हम्बल हो जाइए। आने से जैसे क्या कहा जाता है, अजल गगरी छलकत जाए, बहुत सारे कहावत बना हुआ है भाई, पेड़ पे जब पौधे जब फल लगता है तो वो झुक जाता है। तो आपको आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना भाई, उनको तो इसी तरह का कैंडिडेट चाहिए, तो इस तरह का कैंडिडेट चाहिए, तो फिर वो चाहिए में क्वेश्चन मार्क क्यों लगवा रहे हैं। तो एक होता है कि अगर आपको आता है तो बड़े हम्बल तरीके से उसको प्रेजेंट करिए, एक बात है ना। तो और वो एक वो बनना, हाँ, नर्वसनेस वाली जहां तक बात है, तो नर्वसनेस खराब नहीं होता है, हर आदमी नर्वस होता है, बोर्ड भी जानता है कि आप नर्वस हैं, नर्वस नहीं होना खराब है। मैंने जैसे गए और आप नर्वस बिल्कुल नहीं है तो उनको लगेगा अरे ये तो लोड, तो जैसे वो है कि उसमें नर्वस नहीं होना, क्योंकि ये तो स्वभाव ह्यूमन नेचर है कि भाई आप 4 लोगों के बीच में जा रहे हैं, नए सिचुएशन में जा रहे हैं तो नर्वस होंगे, और वो नर्वस होना ये उनका रिगार्ड है, मैंने एक तरह से उनको रिगार्ड कर रहे हैं आप, तो नर्वस होने से होना। लेकिन हाँ, वही बात है कि किस लेवल तक नर्वसनेस हो। अब मुंह से बोली ना निकले ये नर्वसनेस तो कमजोर पर्सनालिटी का सूचक हुआ, लेकिन एकदम से नर्वस नहीं है, एकदम एकदम बिंदास तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अच्छी बात। वो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्ड का रिगार्ड आप नहीं कर रहे हैं, तो बोर्ड को रिगार्ड आपको करना होगा। वहां पर भी एक बैलेंस वाली जो बात, आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि ये कहना कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था, ये भी उदंडता का सूचक है, और इतना नर्वस हो जाए कि बोल ही ना पाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो 2 पॉइंट जो हमने देखा इसमें, कि इतना भी नर्वस मत हो जाइए कि बोल ही ना पाए, और इतना भी नर्वस, ऐसा भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल उसका लोड ही नहीं ले रहे, प्रेशर ही नहीं ले रहे बोर्ड का, 4 लोग सीनियर लोगों के पास जा रहे हैं, नए सिचुएशन में जा रहे हैं और आप बिल्कुल, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी एक लेवल हो, लेकिन अब यहाँ पे जब नर्वसनेस थोड़ी बहुत लग रही है, जो कि लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि भविष्य भी दाव पर है भाई, वहीं से होके तो आपका सिलेक्शन होना है। अब जहाँ से जितना, अगर ऑलरेडी आप मान लीजिए डीएसपी हैं और एसडीएम के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको नर्वसनेस ना हो, ज़्यादा आप लोड ना ले रहा हूँ, चूंकि आपको अपने चॉइस का एक पोस्ट तो मिला ही हुआ है, या इस माइंड सेट में है कि चलो यार इंटरव्यू दे आते हैं, देखेंगे इंटरव्यू होने के बाद देखेंगे कि बीएस ज्वाइन करें कि बीपीएस ज्वाइन करें, तो ऐसी स्थिति में एक लेवल आता है। लेकिन वहां पर भी तो अब ये है कि उस नर्वसनेस से ओवरकम करना, नर्वसनेस से बाहर आना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बहुत जरूरी है। माने जल्दी ही उस सिचुएशन से बाहर आ जाना चाहिए। 1-2 मिनट पहले बीपीएससी में क्या होता था कि एक टाइम देते थे, वो अपने बारे में बताइए, क्वेश्चन पूछ करके आपको नर्वसनेस से बाहर आने का। अभी क्या हो गया कि T20 टाइप का मैच हो रहा है बीपीएससी का इंटरव्यू, वो सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैसे पूछा क्या ग्रेजुएशन क्या क्या है, वो उतने देर तक उतने जवाब देने में, वो 4-5 जवाब देने में आप अगर अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर लीजिए और रेडी हो जाइए तो हो सकता है, अदरवाइज उसके बाद वो सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सेकंड चीज जो हमने देखा कि फर्स्ट वाला पार्ट है कि भाई आपको बैलेंस कुछ भी फेंक करके नहीं देना है, दूसरे क्या करना है, आपको परोसना है, अच्छे से परोसना है चीज़ों को, और ये थ्रू आउट पूरे 15-20 मिनट तक ये इतना हम्बलनेस आपके अंदर में होनी चाहिए। दूसरी बात है कि नर्वसनेस होना बुरा नहीं है, नर्वसनेस से बाहर निकलना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कभी किसी भी पार्ट में। अब थर्ड जो हमने उसमें, जैसे मान लीजिए तीसरा जो बिहेवियर लेवल पे पाया, एक कुछ लोगों को पाया गेस करना, जो गेस क्वेश्चन को गेस करने वाली बात की। जैसे मैं कल ही था, मैथ था, तो मैथ के में हमने पूछा, किसी कैंडिडेट से पूछा कि भाई साइन पाई, कॉस पाई, टेन पाई,
तो बिल्कुल मैंने हमें पता था, लेकिन बिल्कुल अब जैसे नहीं होता है गलत तरीके बोलना, उसके बाद भी बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को बोलना, तो वहाँ पे एक्सपर्ट बैठा होगा तो ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ पे आप कॉन्फिडेंट ना हो तो बेहतर हो कि उसके लिए 3 तरीका होता है आंसर देने का। एक तरीका होता है कि आता है तो सीधे बोलिए कि आता है, सही बोलिए। दूसरा तरीका है कि नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिए। और सॉरी बोलने में भी एक कैंडिडेट थे तो जिनको कि एक नहीं होता है कि सॉरी बोलने में भी सॉरी वर्ड जो होता है ना, वो वर्ड मीनिंग होना चाहिए, न कि वो एक केवल एक वर्ड नहीं है, वो एक फीलिंग है। तो फीलिंग है और उसको भी कई तरीके से बोला जाता है कभी। और ऐसा भी नहीं कि नहीं आता है तो हर बार सॉरी 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 बोल रहे हैं। ठीक है सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर, मैं भी इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। ऐसे ऐसे करके मैंने वर्ड को चेंज करते रहिए उस चीज को। मैंने एकदम से सॉरी 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 करने की जरूरत नहीं आता है उसमें। जो आंसर अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं आता है तो ठीक है। इसमें और एक तरीका एक हुआ कि भाई आंसर दे रहे हैं, दूसरा तरीका यह हुआ कि आंसर नहीं दे रहे हैं, और तीसरा तरीका यह हुआ कि पूछ के गेस कर रहे हैं। मान लो कोई क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा और आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, कंफर्म आप नहीं है, तो उनसे परमिशन लेकर के, अगर उनको लगता है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको बोलेंगे हाँ ठीक है गेस करिए। और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो बोलेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, वो आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो एक होता है पूछ के गेस करना, न कि एकदम अपने से ब्लंटली गेस करना। और उसमें भी फिर एक और आता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों से हमने पूछा भी था, उनको लगता है, कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा हेजिटेंट होने की जरूरत भी नहीं है। अगर लगता है कि 70-80% सही है तो वो रिस्क ले लीजिए बोलने का। कोई ऐसा फैक्ट है जिसमें 70-80% आपको चांस लगता है कि ये सही है, हो सकता है सही, तो उसमें रिस्क लेने में बुराई नहीं है। हाँ हाँ बोल सकते हैं, लगभग चलता है इंटरव्यू में। तो यही तो सबसे अच्छी बात है भाई, पूरा स्टैटिस्टिक्स क्या है, एवरेज ही तो होता है। मीन मीडियन मोड तीनों के तीनों क्या है, एवरेज है। तो आप उसमें तो बोल ही सकते हैं जीडीपी ग्रोथ को लेकर के। ठीक है, मान लीजिए बिहार के जीडीपी ग्रोथ, जीएसडीपी ग्रोथ को लेकर के पूछते हैं, या फिजिकल डेफिसिट को लेकर पूछते हैं, तो एग्जैक्ट डेटा याद है तो ठीक है, नहीं यार डेटा याद है तो ठीक है, आप बताइए कि वहां से 6.8% या 2.97%, कुछ 2.9% के आसपास कुछ है सर, 3% से थोड़ा कम है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको अंदाजा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आता है कि एक तो आता है, एक तो नहीं आता है, और एक आता भी बीच में गेस करना, पूछ करके परमिशन लेकर के गेस करना। और तीसरा इसी में आता है वाले में, ये बीच वाले क्वेश्चन की बात करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप थोड़े से आपको लगता है कि 70-80% आपको लगता है कि ये सही है, तो आप गेस कर लीजिए, बिना परमिशन लिए हुए गेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि इस तरह के आंसर सही होते हैं। क्यों सही होते हैं? क्योंकि एक प्रेशर में हो सकता है कि आपको आंसर नहीं याद आ रहा हो, लेकिन अदरवाइज वो ठीक था। बाहर निकलेंगे तो अरे इसका आंसर तो बहुत, सब लोग बोलते ही हैं कि मुझे तो याद था लेकिन उस प्रेशर में मैं बोल नहीं पाया। तो प्रेशर में बोल नहीं पा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि प्रेशर में बोल ही दें। ठीक है, और यहां पर भी वो फैक्ट, वो बात है कि कितना बोलना, लेकिन कितना डेंजर। कई बार बहुत ज्यादा माने बहुत गलत गेस करना, और कुछ होता है कि बहुत गलत गेस करने का है तो भाई परमिशन ले लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपने चूंकि गेस ही किया है, परमिशन लेके किया, उन्होंने परमिशन दिया है, आपने नहीं बोल पाए तो ठीक है कोई बात नहीं, उसको निगेटिव नहीं मानेंगे वो। ठीक है, लेकिन तो ये एक आंसर देने का ये भी तरीका है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि सॉरी कई तरीके से बोलना है। अगर मान लीजिए 2-5 क्वेश्चन अगर सॉरी में आ रहा है तो सब में खाली सॉरी 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 नहीं बोलना है, उसको थोड़े से लगना, आप उस फीलिंग के साथ बोलना है कि मुझे जानना चाहिए था वहां से लेकिन मैं जान नहीं पाया। ठीक है, इसके लिए सॉरी। आ रहा है समझ में? तो ये उनको फीलिंग होनी चाहिए कि इनको इस बात का माने गलती का एहसास होना खराब नहीं होता है, गलती का एहसास होना, लेकिन वो एहसास वहां पर होने चाहिए। तो एक ये चीज हमने इसमें देखा। एक और अब जैसे आकर के अब कंटेंट के लेवल पे जब जाएं तो ये बिहेवियरल पार्ट को लेकर के नमस्कार वाले में भी कहीं कहीं कुछ चीजें हैं। एक आ रहा था कि भाई 4 बोर्ड मेंबर हैं तो चारों को नमस्कार करें या एक को करें, या भाई जाएं गेट खोल के जाएं, खड़े हो जाएं और जाकर के भाई खड़े होने के बाद आप जो भी आपको विश करना है, सर नमस्कार, सर प्रणाम, सर जो भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैसे जो कुछ भी करना है तो एक ही बार कर लीजिए सारा, सब लोग उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और दूसरी बात होती है कि भाई खड़े हो गए, नहीं होता है कई बार देखते होंगे कि कोई पुलिस अधिकारी है या ऑफिसर है, उसके सामने नेताजी गए और कुर्सी खींच के बैठ गए, तो लेकर सीधे उसको उठा दिया ऊपर, अभी उठा दिया, क्यों? खड़े होकर के बात कर।
तो उसमें आता है कि आपको वहां कुर्सी जो रखा हुआ है, आप उसके नेचुरल हकदार नहीं है। आप वहां खड़े हो जाइए, वो खुद ही आपको बोलेंगे कि ठीक है बैठ जाइए, आप तब बैठ जाइए। ठीक है, आप वहां पे जाकर के आपका काम क्या बनता है, खड़े हो जाना। ठीक है, और तब जाकर के बैठ जाना। बैठ करके जैसे कई बार हाथ का बहुत ज्यादा सहारा, कई कुछ लोग हाथ का बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं, तो हाथ का सहारा, सीनियर के सामने बहुत ज्यादा हाथ का सहारा लेना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। भाई आप हाथ को क्या करिए, इसे जैसे इस तरह से फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके उसके बाद बात कर रहे हैं, क्योंकि हाथ का सहारा बहुत अच्छा, बहुत अनुशासित गेस्चर नहीं माना जाता है ये। ठीक है, एक और आता है इसमें, उसके बाद बातचीत करके, मान लीजिए बातचीत खत्म हो, जब लौटने की बारी आती है तो थोड़े से डोमिनेटली अब क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। हो सकता है कि बहुत आपको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा अच्छा हो गया है जो आपको 70 75 नंबर 80 नंबर दे देगा, और उधर से मेंस का मार्क्स आया हुआ होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 2 3 4 5 क्वेश्चन मान लीजिए अच्छा नहीं गया है, चाहे आप थोड़े से आपको लगता है कि आपके मनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं गया, ठीक है, या बहुत अच्छा गया तब भी और नहीं गया तब भी उसमें, तो वहां पे जाकर के सबसे अच्छी बात क्या है भाई, ये प्रोमिनेंटली उस सिचुएशन में 4 लोगों ने आपके पीछे 15-20 मिनट समय दिया है, तो ये इतना डिजर्व, एक थैंक यू डिजर्व तो करते ही हैं कि भाई जो भी हो आप साधारण, आप माने यहां पर भी वो फीलिंग होनी चाहिए कि थैंक्स लॉट सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब वो बोलें कि ठीक है आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं, थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू सर, आप सभी को धन्यवाद सर। माने ये, और ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये माने बोल्डली बोला जाना चाहिए। और इसका अच्छा खासा, जैसे नमस्कार का अच्छा खासा आपने प्रैक्टिस किया है, तो वो वाइंड अप करने वाला जो होना चाहिए, जो थैंक यू वाला होना चाहिए, वो भी डोमिनेंटली होना चाहिए, प्रोमिनेंटली होना चाहिए। उनको लगे कि हाँ आप जो भी बीच में हुआ उससे ओवरकम कर चुके हैं आप, और हमने जो समय दिया उसके लिए आप निश्चित रूप से आप हमें उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो वो भी डोमिनेंटली होना चाहिए। और वो जो लास्ट वाला पार्ट है वो ये दिखाएगा कि सिचुएशन आपके ऊपर चढ़ा, नहीं तो नहीं लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा दुखी मत होइएगा, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, ऐसा होता है ना, तो वो तो आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता, आप बोलते हैं नहीं नहीं सर दुखी नहीं है, कोई बात नहीं, तो दुखी नहीं है, वहां तो ये दोनों बात नहीं होगी, ना बोर्ड आपको बोलेगा कि दुखी मत होइए, ना आप बोलेंगे कि मैं दुखी नहीं हूं। क्लियर है, कोई जो इंटरव्यू देने वाला, वो तो आपका लास्ट का जो रिप्लाई, लास्ट का जो, ठीक है, जो थैंक्स है उसमें कितनी एनर्जी है, वो ये बताएगा कि आप उस सिचुएशन आपके ऊपर डोमिनेट नहीं करता है, आप उसका ये वाला पार्ट है। तो जो हमने कल देखा, बस लोग चल देते हैं, या मान लीजिए बोलना पड़ता है कि यार मान लो 4 आदमी बैठ के आपके पीछे 15-20 मिनट बैठा है और 15-20 मिनट आपको समय दिया, तो कम से कम एक थैंक यू तो बनता ही है। क्या हो गया, अच्छा, तो ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये वाला पार्ट, ये वो वाला अंत वाला पार्ट होता है। अब एक पार्ट जो मॉक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक ध्यान रखिए, इसका जो कंटेंट वाला पार्ट है कि भाई इसमें क्या आपको क्या करना है, मैंने कैसे कहाँ से क्या चीज़ का, मैंने जो देखा क्वेश्चन पूछने का कि आपको जो प्रिपरेशन, जिस तरीके का आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, उस प्रिपरेशन वाले पार्ट में अगर जाके देखें तो ठीक है। तो एक तो हमने पहले भी बता रखा है कि आपके बायोडाटा के जो अधिकतम कंपोनेंट्स होते हैं, जब आप जाते हैं तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस में, बोर्ड में हमने देखा, सारे बोर्ड में एक आपसे पूछा जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, आपका बस एक कोड है, ठीक है, जिस कोड के आधार पे वो आपके नाम, रोल नंबर से, आपके बायोडाटा से आपका मार्क्स जाके जोड़ दिया जाएगा। तो इतना है, तो जाते जाते सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, फर्स्ट। तो मान लीजिए यहां पे आपने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन 2013 में किया, जैसे क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन आपने कब किया, तो इसका आपने आंसर दिया 2013। हमने शुरू से बार बार कहा, चाहे आप भी जो आपके पास पढ़ा हुआ है, जो ये टेस्टिमोनियल्स पढ़ा हुआ है, जो लोगों का, जिन लोगों ने इंटरव्यू दे रखा है, मोर देन सब बहुत सारा है इसमें। तो इसमें आप देखिए एक चीज जो ओवरऑल लगता है कि आपका आगे वाला जो सेक्शन है, जैसे इसमें आता है कि आपके सब्जेक्ट क्या थे, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या थे, तो आपने कहा PSIR, मान लीजिए कहा, आपने कहा सोशियोलॉजी, या आपने कहा बीटेक का कोई सब्जेक्ट कहा, ये सब लोग बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स कहा, ठीक है। दूसरा उसमें कहा आपने सब्जेक्ट के बाद आपका ऑप्शनल क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा, और ऑप्शनल में भी आपने जो भी कहा, आपने हिस्ट्री कहा, ठीक है, आपने ज्योग्राफी कहा, इस तरीके से सारा आपने कहा ऑप्शनल में।
ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि भाई आप हॉबी क्या है आपका, आप कुछ खाली टाइम में क्या करते हैं, तो आपने किचन गार्डनिंग कहा, आपने कुकिंग कहा, आपने लिसनिंग सॉन्ग कहा, इस तरीके से ये सब बातें आपने कही। आपने डायरी राइटिंग कहा। जनरली लोगों के जो मॉक, जो 60 लोग मॉक दिए, हाँ 60 लोग मॉक दिए टोटल 2 दिन में, तो 60 लोग जो मॉक दिए तो उसमें हॉबी का जो ट्रेंड निकल के आया और वो कितना अच्छा है कितना खराब है, उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है, ये वाला एक पार्ट है। और उसके बाद है आपका कोई जॉब प्रोफाइल है तो कहीं काम करते हैं या क्या, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर एक आता है कि भाई करंट अफेयर्स वाला एक पार्ट हमें दिख रहा था, भाई न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना इस बात का इंडिकेटर होता है कि आप एट प्रेजेंट कितने अवेयर हैं अपने आसपास के सिचुएशन से, क्योंकि बहुत लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना होता है। तो सोचो, मान ली आपका ऐसा हो सकता है कि इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन आपका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो, बीटेक से जो जवाब दिया गया, यहां से जवाब दिया गया, यहां से जवाब दिया गया, ये सब आपका बहुत अच्छा है। लेकिन जब शुरुआत हुई और शुरुआत में ही, जैसे मान लो 2013 में आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, और आपसे, हाँ बैठो, 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में ग्रेजुएशन आपने किया, और आज की माने हमने 2-3 सिचुएशन यहां पे देखा। कुछ लोगों ने जॉब किया और छोड़ दिया, कुछ लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, केवल प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों ने अभी तक कुछ कर रहे हैं। वो यहां पे 3 ही स्थिति है, 2016 है, 2018 है, ठीक है, 2020 भी है, कुछ लोगों का 2020 भी हमने देखा। तो एक लास्ट वाला एग्जांपल अगर दें, अब देखो यहां पर कई लोग बड़ के पास स्टोरी है, मैंने सर 4 बार मेंस दिया, मैंने 4 बार मेंस दिया हूं, मेरा अभी इस बार मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूं या दे रही हूं, इस तरह का स्टोरी, मैंने स्टोरी वाला जो पार्ट है, मैंने विप्रो में काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने इसमें काम किया, फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये सारा चीज ये आप ही को बोलना है और उनको सुनना है और उससे उनको कंक्लूजन निकालना है। और आज की डेट में आप खुद बताइए, मैं यहां पे खड़ा होकर के आपको स्टोरी सुनाऊं जी, क्या बताऊं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, आप सुनने के लिए तैयार हैं? आज का जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट इस बात को स्टोरी सुनने के लिए तैयार है, नहीं सुनने के लिए तैयार है, कंक्लूजन सुनने के लिए तैयार है। भाई बताइए, आप अभी अभी ये बताइए, आप अभी क्या कर रहे हैं? तो आप बताएंगे कि ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जॉब कर रहे हैं, ये 2 सिचुएशन हुआ, जॉब कर रहे थे, छोड़ दिए हैं। तो ये फर्स्ट जो मेरा जो सजेशन आपके लिए है, ये तैयारी नहीं चलता है, ये तैयारी नाम का चीज यूपीएससी ने ही, चाहे अन्य आयोग ने भी, डे टू डे लाइफ में भी इसको दफन कर दिया गया है। तैयारी नाम का कोई चीज, और ये बीपीएससी सही, आप सही भी बताइए, सही बताइए। एक आज दिन में कैंडिडेट आई हुई थी, वो होंगी उस पर ऑनलाइन में लाइव में, तो बताइए कि यहीं से टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ देते थे, कोई कैंडिडेट थे, कौन थे, तो उन्होंने पास नहीं कर रहे थे। वो हमने कहा कि जब यहाँ से टेस्ट सीरीज दे रहे थे या यहाँ से क्लास कर रहे थे तो पास क्यों नहीं किए, और यहीं से दे रहे थे तो इस बार क्यों पास कर गए? भाई 2 बार नहीं पास किए यहीं से पढ़ के, और 1 बार पास कर गए, तो भाई ये 2 बार क्यों नहीं पास किए? हमने पूछा क्यों नहीं पास किए, तो सर पहले बात नहीं मानते थे और इस बार हमने बात मान लिया था। क्या मान लिया था? सर इस बार जितना डायग्राम हो सकता था सब खूब डायग्राम वगैरह डाले, तो सर हमको खुद ही आश्चर्य हो रहा है कि हम कैसे पास कर गए। तो पहले हम क्या करते थे कि चीजों को पैरा में लिखते थे, और हमने बार बार बताया है कि आरटीआई से जितना कॉपी निकाला गया है, तो जिन लोगों ने भी प्रॉपर लेफ्ट राइट एलिमेंट के साथ कॉपी खूब भरा हुआ है 34 पेज, तो उसको टिक मारते हैं, और 18, 19, 20, 22, हमने तो इतना ही मार्क्स देखा है। हमने बहुत कम सिचुएशन में जो आरटीआई से कॉपी निकाला गया है उसमें 28-30 नंबर देखा है। ये जाहिर कर रहा है कि बीपीएससी के मेंस कॉपी जांचते समय हर चीज को एक एक लाइन नहीं पढ़ा जाता है। और वहीं पे हमने ऐसे बहुतों को पाया है, बहुत लोगों को पाया है, जब मौर्य कला, पटना मौर्य कला पे क्वेश्चन पूछा गया, और मौर्यन का आर्ट के जितने भी कंपोनेंट्स आप लिख रहे हैं, स्तूप लिख रहे हैं, आप जो पिलर्स के बारे में लिख रहे हैं, या जो कुछ भी आप फोक आर्ट के बारे में लिख रहे हैं, कोर्ट आर्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो कोर्ट आर्ट लिख रहे हैं तो उस कोर्ट आर्ट ऊपर में लिख करके उसको आपने पैर बना दिया। फोक आर्ट के बारे में लिख रहे हैं तो फोक आर्ट लिख करके आपने पैर बना दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें से एक को निकाला, मान लो स्तूप को निकाला, तो स्तूप को 3 लाइन लिखा, एक डायग्राम बना दिया। तो ये तो बहुत अच्छी तैयारी के बाद ऐसा होता है।
जब तैयारी पूरी तरह से एकदम कंटेंट पर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तब आदमी इस तरीके से, और आप उठा के देखिए जितना इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, जितना गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब तो ऐसा ही लिखा हुआ है। सब में या तो डायग्राम लिखा हुआ है, तो टेबल लिखा हुआ है, तो पॉइंट्स लिखा हुआ है, पैरा भी लिखा हुआ है, आप देखिए। और वो सारा कौन लिख रहा है? सब अधिकारी लिख रहे हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को जो बता रहे थे कि सर इस बार ऐसे हमने ऐसे ही पास कर गए, जो उनसे बात हो रही थी, तो बात में उन्होंने कहा, हमने कहा चलो ठीक है इस बार। तो अब यहाँ पे है कि जैसे ये जो स्टोरी वाला जो पोर्शन होता है, फाइनली किस बात पे ये बात बोले, ग्रेजुएशन का गैप है, ग्रेजुएशन के बाद गैप वाले पार्ट है। तो देखो यही माने कंक्लूजन इसमें आता है कि ये स्टोरी नहीं चलता है वो उनके पास, और आप स्टोरी जहां बोलेंगे 10 नंबर 12 नंबर आपने कम कर लिया। अब आपका इंटरव्यू टोटल, भाई बीपीएससी में मैक्सिमम 95 वगैरह तो जाते हैं 120 में, 120 में 95 से ऊपर तो नहीं जाते हैं, रेयर केस में 102 100 102 के आसपास रेयर केस में जाएंगे, अदरवाइज 90 प्लस माइनस मान के चलिए। बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा तो 90 प्लस माइनस होता है, और ये अच्छा इंटरव्यू माना जाता है। इतना भी पता चला कि बोर्ड कभी ओवर एक्साइटेड नहीं होता है कि आपको पता चला कि 110 दे दे, नहीं होता। 118-20 जब 150 था तो 118-20 तक आता था मैक्सिमम, और उसके बाद जब से 120 आया तब से ये 90-95 यही सब आता है। तो आपने शुरू में ही ये स्टोरी बना करके अपनी पर्सनालिटी को नीचे कर लिया। अननेसेसरी आपने अपना जो आगे का असेसमेंट होना है उसको शुरू में ही आपने एवरेज बना दिया, उलझा दिया, ये स्टोरी बना बना करके। तो एक बात हमेशा, ये अननेसेसरी उलझाव हुआ, ये अननेसेसरी स्टॉपेज हुआ, ये आपने अपने पर्सनालिटी को अननेसेसरी। अब वहां पे क्या हो सकता है कि बड़े फेयरली इस चीज को सेटल्ड कर दीजिए एक सेंटेंस में। ये एक सेंटेंस का सिचुएशन है ये क्वेश्चन, कि 2013 से लेकर के आज तक आप क्या कर रहे हैं। 2016 से 2020 में जिनका है उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है ये। क्यों क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि उसके बाद तो कोरोना ही है। हाँ, वहां भी हो सकता है कि कोरोना के बाद वहां से अभी मैं ये चीज कर रहा हूं, वहां पर भी कुछ चीज आप बोल सकते हैं। भाई 2020 में कोरोना था, 2 साल में आपका नौकरी छूट गया, चाहे हुआ, अभी आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस का क्वेश्चन है, चाहे जो भी हो जाए, आप इस एक सेंटेंस के क्वेश्चन का आंसर सेटल्ड कर लीजिए। यहां पे 2-4 सेंटेंस की जगह ही नहीं है, क्योंकि इससे मार्क्स, अगर इसको सेटल कर लेंगे तो आगे की चीजों पे आपका पॉजिटिव असेसमेंट होगा। और यहां उलझा लेंगे, अगर यहां पे उलझा लेंगे तो आगे की चीजों पे उस तरह से पॉजिटिव और बहुत अच्छा भी आगे अगर देंगे, अगर यहां उलझाए हुए हैं तो 80-85 नंबर, 80 नंबर, 78 नंबर, 75 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि खुद ही हमने एक कैंडिडेट से ही खुद ही पूछा कि अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छा बोल रही थी, लेकिन अच्छा बोलने में ये था कि कई बार जैसे नहीं होता है कि लॉजिक देना अननेसेसरी, सीनियर के सामने बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं दिया जाता है भाई, टू द पॉइंट बोला जाता है, काम की बातें बोली जाती हैं, लॉजिक ज्यादा नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम बूढ़ा जैसा बोलता है। तो ये बातें क्या होते हैं भाई, आप जूनियर हैं, आप जूनियर अधिकारी के रूप में हैं बोर्ड के सामने, लॉजिक तो उनसे बोला कि 4 बार मेंस दिया, अच्छा उस बात पे बोला 4 बार मेंस दिया और इस बार मेरा मैंने हुआ है। तो हमने कहा अच्छा ये बताइए, 2 कैंडिडेट मेरे सामने हैं, एक ही पोस्ट है। एक है जो एक कैंडिडेट ये बोल रहा है कि मैंने पहली बार में ही मैं इंटरव्यू दे रही हूं, और एक कैंडिडेट ये बोल रहा है कि वहां से मैं 4 बार और उसके बाद मैं इंटरव्यू दे रही हूं। पोस्ट एक ही है, और आपको सिलेक्शन करने के लिए कहा जाए एक कैंडिडेट और बी कैंडिडेट में से, तो किसको सिलेक्शन करेंगे आज के जमाने में? स्वाभाविक रूप से ये अनुभव वाले को या फ्रेश वाले को? फ्रेश वाले को। इसमें कोई वो हो ही नहीं सकता, कंफ्यूजन वाली बात है। जजमेंट ये कहता है फ्रेश वाले को, तो नहीं सर मैं वो होगा मेरा अनुभव और क्या क्या हमने कहा। तो मैंने कहा तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन के बाद भी आपको हर काम के लिए 4 बार अनुभव, तो आगे अनुभव का टाइम कहाँ है कि गलती कर करके सीखने का? एक कैंडिडेट है जो गलती कर करके सीखता है, और एक होता है जो पहली बार में ही सीख जाता है, सिचुएशन को पहली बार में एनालाइज कर लेता है। तो ये जो होता है कि 3 बार 4 बार, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, ठीक है, ये जो अच्छा पर्सनालिटी यहां पर ये कहा जाता है कि एक आदमी अपने पिता, अब बिहार में ये अनकॉमन नहीं है, ये तो सौभाग्य की बात है कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। बिहार में 1800 लोग जो मेंस पास किए हुए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड में हैं। वो टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड में हैं, पिताजी के साथ सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, पिताजी के साथ टेलरिंग का काम करते हैं, पिताजी के साथ सब्जी का काम करते हैं,
इस तरह के काम करते हैं और उसमें से टाइम निकाल करके, नहीं होता लैंप पोस्ट, सरकारी लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ के और आईएएस बन गए, देखा है कि नहीं देखा आपने? तो ऐसे तो सोच के देखो, ऐसा कोई लेडी जो कि अपने बाल बच्चों को देख रेख करते हुए, अपने घर परिवार को देख रेख करते हुए और उसमें से टाइम निकाल करके इंटरव्यू दे रही है, और एक ऐसी लेडी है जो कि 2013 से लेकर के तैयारी कर रही हैं और तब इंटरव्यू दे रही हैं, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है? निश्चित रूप से बैकग्राउंड में ये जो बच्चों को देख रेख करते हुए। तो लड़कियों के लिए ये है कि कहीं गैप है तो उसको भर लीजिए, नहीं भरिए, नहीं अगर उसको तैयारी, ये तैयारी माने ये पॉइजनस वर्ड, ये अच्छा वर्ड नहीं है तैयारी, अब अच्छा वर्ड नहीं रह गया है, पहले बड़ा अच्छा वर्ड होता था ये, अब अच्छा वर्ड नहीं है। अब आप कहीं कुछ करते हुए आपने इस एग्जाम की तैयारी किया, समय निकाल के पढ़ाई किया, और वहां से आज आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए आया हूं। तो ये एक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपने आप को दिखाइए, ना कि फिर वही बात है कि क्योंकि वो भी पूछेंगे अच्छा इतना एज हो गया और के पिताजी कितने साल के हैं, तो सर 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, अभी तक आप उनसे पैसे ले रहे हैं, आपको उनके पर दया नहीं आती है कि यंग आदमी को पैसा देना चाहिए, उल्टा आप पैसा उनसे ले रहे हैं, कब तक पैसा लेते रहेंगे? ये उन्होंने कहा और चले जाएंगे, ठीक है, ये बात उन्होंने कहा के वो अपने क्वेश्चन को चेंज कर लिए, लेकिन उन्होंने आपके प्रति एक माइंड मेकअप कर लिया, और माइंड मेकअप कर लिया, वो 78, 75, 77, 70 इससे ज्यादा नंबर आपको देने वाले नहीं है वो, इस एक आंसर के कारण। तो इसलिए बेहतर है कि इस स्टोरी को क्या करिए, पहला वाला जो स्टोरी है उस स्टोरी को एकदम सेटल कर लीजिए कि अभी क्या करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग लर्निंग अर्निंग करें, सब लोग लर्निंग अर्निंग करना सबका जरूरी नहीं है, ठीक है। और जैसे कई लोग ऐसे भी, देखो क्या होता है कि इंटरव्यू बड़ा अच्छा चीज एक है, उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ऐसे आंसर देते समय जानबूझ करके ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिससे कि बोर्ड उस पर कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बोर्ड के पास आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट नहीं है, आपके क्वेश्चन में से ही और आपके बायोडेटा में से ही उनको क्वेश्चन निकालना है। तो आप ही बोलने में अगर 4-6 टर्मोलॉजी डालते रहेंगे तो बोर्ड का तो काम आसान हो जाएगा ना, उस पर उनको खुद क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकाल करके। तो एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन जब आंसर दे रहे हैं तो उसी में से कुछ टर्मोलॉजी डालते रह रहे हैं। जैसे वहां से बिहार में भी जाएंगे तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसके तहत कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे हिली एरियाज हैं तो वहां पे पर्वतमाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की गई है। आ रहा है समझ में? तो आप ही क्या कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू में कुछ कुछ टर्मोलॉजी उसमें डाल रहे हैं और वो उसको पिक कर करके मैंने आप बोर्ड को अपने में फंसा रहे हैं और बोर्ड उसमें फंस रहा है। तो एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके ऐसे वर्ड डालते हैं इंटरव्यू में, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टर्मिनोलॉजी डालते तो हैं लेकिन उसके बारे में जानते कुछ नहीं है। अब आप बोल रहे, जैसे कल 2-3 लोगों का आया, लोगों से पूछा क्या कर रहे हैं अभी आप, तो उन्होंने कहा कि ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो हमने प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए पूछा कि भाई ट्यूशन पढ़ाते हैं, इतने दिनों से इनके दिमाग में रहा होगा तो ट्यूशन का स्पेलिंग तो जरूर इनको पता होगा, थोड़ा हटके है। तो हमने पूछा कि अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो बताइए ट्यूशन का थोड़ा स्पेलिंग बताइए क्या होता है। तो वही बिहारी वाला ट्यूशन का स्पेलिंग बता रहे थे, TUTION। हमने बोला ये तो बिहारी वाला है, ऑक्सफोर्ड वाला बताइए। बिहार के 90% लोगों से पूछेंगे ट्यूशन का स्पेलिंग तो क्या बोलते हैं वो, TUTION ये बोलते हैं ना। ऑक्सफोर्ड का TUITION है। तो लोग ऐसे कैजुअल हैं। इसका इस वर्ड का मीनिंग ये हुआ कि आप कोई वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में जानिए। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं किचन गार्डनिंग आपका है और आप बोलते हैं कि नींबू की खेती करता हूं, तो आप जानिए कि नींबू कौन से एसिड का, जो नींबू होता है कौन से एसिड का सोर्स है, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। आप जानिए कि नींबू के कितने वैरायटीज होते हैं, नींबू जो वो जो क्लास है उस क्लास में कितने सारे कितने तरह के हैं, आप उसके बारे में जानिए। उसमें कौन सा बीमारी लगता है जानिए। ये सब चीजों को आपको जानना होगा। नींबू का क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, नींबू को तोड़ लिया, जैसे तोड़ लिया तो क्या क्या बन सकता है नींबू का, अब बताइए। तो इस तरह के जब नींबू वर्ड यूज कर रहे हैं कहीं पे, गेंदा का फूल अगर यूज कर रहे हैं, तुलसी अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेने वाली बात होती है। बिना जाने हुए शब्दों का प्रयोग इंटरव्यू बोर्ड में मत करिए, और कम से कम टेक्निकल वर्ड का प्रयोग मत करिए, ठीक है। बिहार में GDP मान लीजिए कहीं आ रहा है GDP और GSDP, तो आप अगर GSDP अगर ये वर्ड यूज कर रहे हैं GDP के जगह पे, तो आप ध्यान रखिए कि GSDP का फुल फॉर्म क्या होता है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम GDP।
क्लियर है? तो एक पार्ट इंटरव्यू वाले में ये भी है। तो एक पार्ट हमने क्या कहा कि इसको जरूर सेटल कर लीजिए। और आप देखिए, काम बड़े तरह के होते हैं, काम कम नहीं है। ये लर्निंग अर्निंग एकमात्र काम नहीं होता है। पिताजी के साथ दुकान पे, पिताजी के साथ फोटोग्राफी का कोई काम है, कुछ और है, मान लीजिए अनाज की खरीद का ही काम होता है हमारे यहाँ पशुपालन, दूध का ही काम होता है। ठीक है, दूध ही मैं घर में जो वहां से दोनों टाइम दूध, पिताजी गाय भैंस रखे हुए हैं, उसका दूध पहुंचाने का मैं काम करता हूं। लेकिन वैसा दिखना भी चाहिए थोड़ा सा। ये भी खराब काम। देखो, फिर वही बात है कि आज के टाइम पे माने गुदड़ी में लाल होना बुरी बात नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का देखो कितना अच्छा है कि सूचक है कि एक आदमी इस तरह का काम करते हुए भी टाइम निकाल के पढ़ रहा है। ठीक है, और काम बड़े होते हैं, बड़े तरीके के काम होते हैं। ठीक है, इसी से एक और जंप करता हूं। तो आप सुन लीजिए, ये सब जगह हर आदमी को लर्निंग अर्निंग बताने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि वो बहुत इफेक्टिव तरीका है। वो और भी तरीके हैं, अर्थोपार्जन के और भी तरीके हैं, एंगेजमेंट के। और पटना में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो थोड़ी जानते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं। वो तो समझ रहे हैं कि आप पटना में ही है, कहीं खगड़िया में है, कहीं बेगूसराय में, कहीं छपरा में है, कहीं कहीं है। और वहां छपरा में है काम ही कितना है। तो छपरा में जो काम आपको दिखता है वही काम करिए, वो काम को बताइए उनको। ठीक है, तो एक ये वाला। और यहीं से जाते हैं तो जैसे हॉबी वाले में जाते हैं कि कई तरह के होते हैं। तो हॉबी में भी जैसे मान लीजिए किसी ने कहा सिंगिंग, तो आप इतना कैजुअल कैसे हो सकते हैं कि सिंगिंग आपको हॉबी है या गाना सुनना आपका हॉबी है और उसके गाने के इतिहास भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब एक मॉक चल रहा था तो उसमें किसी ने पूछा कि किसके गाने आपको अच्छे लगते हैं, तो मुकेश के, इनके गाने अच्छे लगते हैं। बोले चलिए ठीक है, गाना गा के बताइए। उन्होंने गाना गाया, पता चला कि वो किसका गाना था, वो शैलेंद्र सिंह का गाना था। उसको मुकेश के नाम पे गा रहे थे। बोला कि हाँ सर, मुकेश का गाना अच्छा लगता है। तो जो उन्होंने गाया वो गाना मुकेश का ना होकर किसका गाना था, वो शैलेंद्र सिंह का गाना था। ऐसा इस तरह से माने ऐसा कैजुअल नहीं हो सकता है। क्लियर है? और इसीलिए है कि 10 बार मॉक देने से अच्छा है कि एक बार टेबल पर बैठ के अपनी चीजों को पहले बायोडाटा के अनुसार चीजों को पहले ठीक करें। खाली घूम के मॉक देने से तो पता चला कि उससे क्या मिलने वाला है, और तो फ्रस्ट्रेशन ही होगा। बिना नॉलेज के, बिना एक बार समस्या पता चल गई कि मेरे में ये समस्या है, जब समस्या पता चल गई तो उसके बाद अब जाके क्या करिए, अब जाकर के ठीक है उस पर काम करिए। बैठना बहुत जरूरी है। अब जैसे सिंगिंग वाला ही टोटल हमने बताया, तो किसी से हमने कहा कि अरे भाई देखो, सिंगिंग छोड़ दूं सर, मैं छोड़ दूं सिंगिंग। मैंने छोड़ना क्या है, आप कोई भी आर्ट एंड कल्चर की किताब लीजिए, कोई भी प्रतियोगिता दर्पण का ले लीजिए, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, आईएएस का, किसी का ले लीजिए, और उसमें एक संगीत का खूब अच्छा गीत संगीत का एक चैप्टर है, म्यूजिक का या इस तरह का एक चैप्टर उसमें होता है, हर जगह होता है। अन्य स्कल्पचर का होता है या और भी जो पेंटिंग का होता है, नहीं आर्ट कल्चर में है। और उसमें खूब 2 ही पेज में उसमें खूब अच्छा लिखा हुआ है भाई, हिंदुस्तानी और कर्नाटक का चाहे जितने घराने हैं उसके बारे में, रागों के बारे में। तो एक पेज पढ़ लीजिए, 2 पेज जो दिया उस 2 पेज को पढ़ लीजिए, सारे गामा पधनिसा और उल्टा वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो मान लो अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, वो 2 का भी जवाब दे जाएंगे तो उनको हो जाएगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी किसी दूसरे के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 5 में से 2 का तो जवाब दे देगा ना। और वो 2 पेज का जो एक पढ़ेंगे आप, पेंटिंग आपका है, स्पोर्ट्स आपका है, हॉबी है, जो भी वॉलीबॉल है या मान लीजिए बैडमिंटन है, तो उसका विकिपीडिया पर जाकर के अबाउट में एक पेज तो अपना तैयार कर लीजिए। भाई आप पीटी की तैयारी के प्रति इतना सिंसियर हैं और ये पीटी से पास करके फिर पहुंचेंगे कहां? पीटी बीपीएससी 67 को क्वालिफाई करके कहां पहुंचेंगे? इंटरव्यू पे, और वहां ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। तो अगर यहां पे कोई बिहारी नहीं होता, अगर ये कोई पंजाबी होता, गुजराती होता, कोई होता, तो बीपीएससी 67 को ऐसे क्रॉस कर देता। वो मुझे नहीं देना है, उसको क्या करना है, मुझे 66 से ही निकालना है। लेकिन वही बिहारी हैं तो क्या है भाई, एक कदम को जमीन पे रख के दूसरा कदम, कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा, और नहीं हुआ तो क्या हुआ। और सोच के देखो 8 तारीख को पीटी है, किसी का 20 उस तारीख तक इंटरव्यू है, अगर 9 तारीख से वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेगा,
और अगर पता चला कि ये सारे जो एरियाज हैं उस पर उसको काम करना है, तो आपको नहीं लगता है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से गिव अप हो जाए, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाए कि कुछ याद ही ना हो? वो ऐसा हो सकता है साइकोलॉजिकली? जब आप तो 10 ही दिन का टाइम है, 8 ही दिन का टाइम है, पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। भाई 10 दिन में तो हो ही नहीं सकता मुझसे, 8 दिन में तो हो ही नहीं सकता। आ रहा समझ में? तो इस बात के बहुत चांसेज हैं कि 8 तारीख के बाद अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी पे गया तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू की तैयारी कर ही ना पाए साइकोलॉजिकली। लेकिन इस पीटी के दौरान ही अगर बीपीएससी 67 को की पीटी की तैयारी को अगर 66 इंटरव्यू का अगर ग्राउंड मान के, आधार मान के अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो 67 का पीटी देने के बाद भी आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बायोडेटा के, आपके बायोडेटा में मान लीजिए यहां पर अगर पीएसआईआर है तो उसकी तैयारी तो वहां हो ही रही है। भाई पॉलिटी कोर कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पढ़ ही रहे हैं 67 के लिए, लेकिन वहां पे हिस्ट्री भी आप पढ़ रहे हैं। अगर मान लो पॉलिटिकल साइंस का आपका सब्जेक्ट रहा है और वो हिस्ट्री पे भी जा रहे हैं तो आपने पढ़ा ही हुआ है। अब जवाब दे दें। कई बार ऐसा होता भी है कि आप पॉलिटिकल साइंस का है और आपसे क्वेश्चन वो हिस्ट्री पे पूछ रहे हैं, कई बार साइंस की कुछ चीजें पूछ रहे हैं। तो बीपीएससी 67 तो एक आपके लिए 66 का जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए एक तरह से एसेट्स है वो, लेकिन आपको दिमाग के तौर पे तय करना पड़ेगा कि वो आपके लिए एसेट्स है। और उसमें जैसे 12-13 घंटा 14 घंटे का जो टाइम आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें 7-8 घंटे जो वो पीटी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमेशा ध्यान में रख रहे हैं कि पीटी में क्या क्वेश्चन आएगा। क्योंकि पीटी में तो सबसे अच्छी बात यह है कि आधे मन से भी पढ़ोगे अगर तो वहां तो ऑप्शन रहेगा। पीटी का क्या लोड लेना है भाई, 5-4 ऑप्शन रहेगा तो 4 ऑप्शन तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो निकल ही जाएगा। नहीं 4 का 5 तो नहीं आएगा, तब तो 5वां, ठीक है। और अगर और इंटरव्यू वाले में जाएंगे, इंटरव्यू वाले में तो भाई बात याद रहनी चाहिए, तो बात याद रहनी चाहिए। तो उसके लिए तो आप थोड़ा सा जब पीटी के पढ़ने के दौरान भी ओरिएंटेशन दिमाग में क्या रहना चाहिए कि ये जो पढ़ रहा हूं इससे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, इससे पीटी में क्या क्या पूछा जा सकता है। ये नहीं भी सोचेंगे तब भी पीटी में वो आएगा, हो जाएगा, लेकिन इससे इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है ये थोड़ा सा दिमाग में रख के अगर पीटी की तैयारी करें तो उससे ये 8 तारीख के बाद गिव अप वाला सिचुएशन नहीं आएगा। क्योंकि मोस्टली जो आपके बायोडाटा का ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कंप्लीट रहेगा, ऑप्शनल का सब्जेक्ट कंप्लीट रहेगा। हाँ ऑप्शनल किसी का हिंदी लिटरेचर है, ऑप्शनल किसी का एंथ्रोपोलॉजी है, तो वहां थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो उसके लिए फिर वही 6-7 घंटे का एक टाइम तो बनता ही है। 5-6 घंटे का इंटरव्यू के लिए किसी भी हाल में केवल 5-6-7-8-9 3-4 दिन पूरी तरह से बीपीएससी 67 पे चले जाइए। लेकिन अदरवाइज ये एकदम भूल, चूंकि 67 का पीटी देकर के फिर वहीं पहुंचना है और फिर वहां पे 68 खड़ा रहेगा। फिर जब 67 का इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, 68 खड़ा रहेगा। तो कभी तो ये प्रक्रिया रुकेगा। कुछ लोग ये सोचेंगे चलो सीडीपीओ भी दे ही लेते हैं, यहां नहीं होगा तो वहां तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम सेक्रीफाइस कर ही देना कि सीडीपीओ तो मुझे नहीं देना है। अब हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे, हमारा या तो पीसीएस में होगा या तो 66 में होगा, ठीक है, या तो फिर बहुत खराब होगा तो 67 देखेंगे। लेकिन 67 का इंतजार नहीं कर सकते। अभी 1 साल कौन इंतजार करेगा? 67 का पीटी होगा, फिर 5 महीने बाद मेंस होगा, फिर 5 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर 2 महीने बाद उसका इंटरव्यू का होगा। इतना टाइम है आपके पास? तो इसलिए क्या करना है, एक 66 में ही एक अपने लिए पद सुरक्षित कर लेना है। और वो कोई मुश्किल, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई इम्पॉसिबल तो नहीं है। ये जो बिहेवियरल बातें हमने डिस्कस करी है। दूसरी बात है, इस क्वेश्चन को जरूर सेटल कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग हम जैसे मॉक जब ले रहे थे तो बहुत सारे लोग इतने ज्यादा लोग इसको लेकर के उलझा रहे थे कि अब वहां पे बोल कर, चूंकि 30 लोगों का मॉक लेना होता है। बाद में लोग मॉक में क्या करते हैं, जो साथ में पैनल में बैठे रहते हैं वो लगते हैं मैंने वो होने थोड़े से इम्पेशेंस होने लगते हैं कि भाई देर हो रहा। शुरू में खूब लोग आराम से रहेंगे और बाद में क्या होगा भाई 7:30-8 बज जाता है भाई 30 लोगों का। तो उस समय क्या होता है कि फिर अब इस तरह के जवाब ज्यादा आने लगते हैं। जब यहाँ पे उलझाऊं तो आदमी फिर चुप हो जाता है। उसको उसमें उसको आपके इंडिविजुअली डिस्कस करने के बदले फिर आदमी कोशिश करता है कि अब इसको इस क्लास में डिस्कस कर लें, ज्यादा अच्छा है। तो एक इसमें यही हुआ। तो जैसे सब्जेक्ट वाला इशू है, तो सब्जेक्ट वाले इशू में अगर एक एग्जाम्पल जैसे लें
उससे आपको पता भी चलेगा। दो पार्ट में इसको देखते हैं। एक पार्ट में देखते हैं जैसे टेक्निकल पेपर है, तो मैंने मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पाया टेक्निकल वाले में जिनका बैकग्राउंड ऑप्शनल तो नहीं है टेक्निकल। अधिकांश लोगों के सब बीटेक बैकग्राउंड वाले हैं, लेकिन जाकर के उन्होंने ऑप्शनल चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो हमने जैसे मान लो एक एग्जांपल के रूप में लेता हूँ, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका ऑप्शनल है, वो ग्रेजुएशन में बीटेक अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखा है, इंजीनियरिंग है। ठीक है, एक इसी में और जोड़ दूं तो इसमें एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसमें इनका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। कुछ लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जो मैंने देखा, और कुछ लोगों का देखेंगे जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, कुछ लोगों का मैथमेटिक्स है। जूलॉजी बॉटनी वाले तो कम लोग मिले, एक आध दो लोग जूलॉजी बॉटनी वाले मिले थे जिनका ग्रेजुएशन में था, और वो तो एक तो ये साइंस वाले बैकग्राउंड से जाएंगे तो इस तरह के लोग हम लोगों को मिले अधिकांश, और एक दूसरा कैटेगरी हमें मिला जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से था। तो ह्यूमैनिटीज वाले में तो अब आप जैसे आप जा रहे हो, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ कि ह्यूमैनिटीज में जैसे जाएं तो हिस्ट्री को ले लेते हैं। बड़ा बहुत लोग हिस्ट्री का, चूंकि अपना जो ऑप्शनल का ग्रुप है उससे ये पता चल रहा है कि भाई कितने लोग किस ऑप्शनल से इस बार पास किए हैं। सैंपल साइज अगर देखें तो सैंपल साइज के अनुसार हिस्ट्री ऑप्शनल इस बार सबसे अच्छा रिजल्ट हुआ है, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का। सेकंड जो सबसे अच्छा जो ऑप्शनल इस बार रहा है वो ज्योग्राफी रहा है। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों लगभग एक बराबर है, जो LSW भी ऑलमोस्ट एक ही बराबर है। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हिंदी लिटरेचर सब 50-50 के आसपास अपने यहाँ लोग हैं। सैंपल की बात करें तो हिस्ट्री में 140 के आसपास लोग हैं, ज्योग्राफी में 120, 115 या 20 लोग हैं जो उसमें होता है। अदरवाइज पहले, इसके पहले ज्योग्राफी का रिजल्ट अच्छा होता था, ज्योग्राफी पहले नंबर पर रहता था बिहार में, सेकंड बाकी होते थे। लेकिन इस बार ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों अच्छा है, 100 के ऊपर हैं लोग अपने ग्रुप में। और उसके बाद जाएंगे तो बाकी ऑप्शनल वाले लोग सब, कई सारे जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, PSIR है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी लिटरेचर है, LSW है, ये सारे के सारे 50 के रेंज में हैं लोग। ठीक है, तो ये ऑप्शन की स्थिति है। तो उसमें हिस्ट्री का एग्जाम्पल जैसे लें तो मान लो आपसे आपकी तैयारी या आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, तो उसमें आता है कि एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न वर्ल्ड, 4 इसमें होता है, 4 सिलेबस में आपके पार्ट हैं। तो एक तो कॉमन क्वेश्चन होता है कि इसमें से कोई अपना आइडियल बताइए कि आपके आइडियल कौन है, कौन आपके आदर्श हैं। कोई तो इतना आपने इतिहास पढ़ा तो उसमें किसी को तो आप रिकॉग्नाइज करते होंगे। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे गांधी जी, अगर आप बोलते हैं कि महात्मा गांधी मेरे आइडियल हैं, विशेषकर आज का जो समाज, पूरे वर्ल्ड तनावपूर्ण जो स्थिति है, अब ये तनावपूर्ण स्थिति जैसे ऐसा नहीं केवल भारत में ही है। कई लोग बड़े दुखी हैं कि भाई भारत में ही तनावपूर्ण स्थिति है। भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान में कौन सी स्टेबल स्थिति है, श्रीलंका में कौन सी स्टेबल स्थिति है। कई सारे ऐसे देश हैं जब मान लो जहाँ 100% मुस्लिम है वहाँ भी, जहाँ पे 100% क्रिश्चियन है वहाँ भी नहीं। यूक्रेन, रसिया, भाई कहाँ स्टेबल। तो बहुत सारे देशों में जाएंगे तो अभी के टाइम पे एक प्रो राइटिस्ट माइंड चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, चाहे इस तरह का चीजें इस तरह से आगे पीछे हो रही हैं। नेशनलिज्म, जैसे हर वर्ल्ड वार के पहले जो एक इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म होता है, और आप नेशनलिज्म से पीछे नहीं रह सकते। आपको नेशनलिज्म में भी, अब जर्मनी नेशनलिज्म में जाए, ब्रिटेन चुपचाप ब्रिटेन सेकुलरिज्म में रहे या एंटी नेशनलिज्म पे रहे, तो फिर तो कहीं अगर सेकंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ब्रिटेन को तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो जर्मन एग्रेशन के अगेंस्ट ब्रिटेन ने भी अपनी तैयारी करी। तो इंडिया में जाते हैं, और इंडिया के साथ एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहा जाता है कि टीवी को अगर स्विच ऑफ कर दीजिए और सोशल मीडिया को से बाहर हो जाइए तो भारत से ज़्यादा शांत देश विश्व में कहीं नहीं है। आप यहाँ से निकलते हैं, घूमते टहलते कुछ भी हैं, कहाँ कहीं दिखता है कि कोई हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि क्या है, कहीं कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही टीवी को ऑन कर लेते हैं, सारा क्या लगता है कि देश बिल्कुल जल रहा है। तो भाई अब ऐसा नहीं करने की जरूरत है। वो ज़्यादा उसमें कई लोग हैं जो टीवी पे, इससे अच्छा है कि न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा एनालिटिकल एनालिसिस देता है। ये टीवी वगैरह, ये राजदीप सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी और ये रवीश कुमार और ये पुण्य प्रसून वाजपेयी कौन कौन है, ये पूरा सत्यानाश कर देंगे। सत्यानाश करने का मतलब ये है कि जो भी आपका एनर्जी है, सारा एनर्जी को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो कुछ उल्टा पल्टा सब हौच पौच करा देंगे। और अभी आपको अधिकारी बनना है, तो अधिकारी अभी आपके पास इतना लीजर टाइम नहीं है कि आप इस तरह की बातों को ध्यान में दे सकें।
तो अगर आप बोलते हैं, मान लीजिए जैसे गांधी जी को बोलते हैं, तो गांधी जी को जब बोलते हैं कि मेरे आइडियल हैं, या कोई ना कोई तो आइडियल एक आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा कि भाई किसको आप पसंद करते हैं, तो उसके बारे में अबाउट फिर सब कुछ जानिए। फिर गांधी, जैसे आपने मान लीजिए अंबेडकर आपने बोल दिया कि भाई अंबेडकर मुझे पसंद है, क्यों? क्योंकि डाउन जमीन से नीचे उठ करके और उन्होंने अपने एक तरह से इंडिया के जो भारत के संविधान और इस तरह की चीज़ें उन्होंने करी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई वो मोतीलाल नेहरू के बेटे नहीं थे, वो मोतीलाल नेहरू के बेटे को अपने आप ही एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल गया। ठीक है, मोदी में और राहुल गांधी में डिफरेंस क्या है? गांधी परिवार का कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनता था तो पता चला कि पूरा विश्व पहले से उसको जानता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इस तरह से नरसिम्हा राव अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, या वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, या मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो पूरे विश्व को जाके बताना पड़ता है कि मैं कौन हूं। आपको अपने जैसे जो यहां पे डिप्लोमेटिक ऑफिसेज हैं वो अपडेट करती हैं कि आदमी कौन है। आपको अपने पॉलिसी से, आपको अपनी पर्सनालिटी से, आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि आप कौन है। ठीक है, तो उसी में अंबेडकर, जैसे मान लीजिए अंबेडकर को ही बोलते हैं अगर आप कि भाई मैं, मेरे वो आइडियल हैं, तो अंबेडकर को बोलते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये बनता है कि भाई आप, चाहे आप बिस्मार्क को बोलते हैं, कई कल एक बोले थे बिस्मार्क, हमने पूछा कि अच्छा बिस्मार्क का आपका क्या क्या अच्छा लगा, तो फॉरेन पॉलिसी पे चले गए, जबकि बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी की तुलना में ज्यादा फेमस किस बात की, चूंकि जब जर्मनी के फॉरेन पॉलिसी की बारी आई तब तो बिस्मार्क हट गया था। भाई जब बिस्मार्क की तो सबसे बड़ी भूमिका उसके इंटरनल पॉलिसी को लेकर के, जर्मन यूनिफिकेशन और ये सब बातों को लेकर के, तो वहां पे तो अब आपको जिसको भी आप आइडियल बनाते हैं तो उसके विकिपीडिया में चले जाइए, और विकिपीडिया में जाकर के हिस्ट्री नहीं है तब भी जीवन में अपने कोई आदर्श बनाइए, बताइए। तो अपनी मदर फादर को छोड़ करके, वहां से मदर फादर तो मेरे मदर और मेरे पापा तो हैं ही इस तरह के, लेकिन अदरवाइज उसके बाहर अगर मैं देखूं पब्लिक लाइफ में किसी को, तो मैं इनको मानता हूं। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मान लीजिए महात्मा गांधी अगर लिख करके, और क्या करिए, उनके जितने डायमेंशंस हैं एक पेज में ऐसे 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 नोट कर लीजिए सारा। आप अगर नेपोलियन ही लेते हैं तो नेपोलियन का एक ही पेज में, कोई मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वहां नहीं है। जैसे हम पूछें कि भाई महात्मा गांधी ने भाई कौन सा ट्रेड यूनियन बनाया था, ठीक है, महात्मा, कई लोगों से तो यहां तक पूछा महात्मा गांधी भारत कब आए थे, जिस डेट को आए थे उस डेट को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जिसको एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है, अब अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपका है तो उसमें किस थिंकर को आप पसंद करते हैं, तो जिस थिंकर को आप पसंद, आपका सोशियोलॉजी है, किस थिंकर को आप पसंद करते हैं, आपका एंथ्रोपोलॉजी है, किस थिंकर को आप पसंद करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, किस थिंकर को आप पसंद करते हैं। तो ये सारे में एक थिंकर्स, हिस्ट्री में पर्सनालिटीज हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट में थिंकर्स हैं। ज्योग्राफी में मान लीजिए, ज्योग्राफी में ही कोई थिंकर्स अगर आता है, ठीक है, तो उसके बारे में जो ज्योग्राफर कोई है, हमने बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन कल पूछा था कि कुछ वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफर का नाम बताइए तो विश्व स्तर के। तो मान लीजिए अगर आप जानते हैं, कई सारे जानते हैं केपलर के द्वारा, या जो कोपरनिकस था उसके द्वारा, बहुत सारे न्यूटन्स के द्वारा, बहुत सारे लोगों ने ज्योग्राफी के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो ऐसे दो चार नाम हुआ। या इंडिया की तरफ से जाते हैं तो वेगनर का है, या मान लीजिए अगर जाते हैं तो ये वेबर का है। हमने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई वेबर का से थ्योरी जानते हैं आप क्या है, तो मान लीजिए बताते हैं, बरौनी वेबर के थ्योरी के अनुसार तो नहीं एस्टेब्लिश्ड है। जैसे बरौनी की बात करें, वेबर के थ्योरी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करता है, तो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ कंडीशंस बता रखा है उसने, उस कंडीशंस को, ठीक है, बरौनी तो फुलफिल नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो वेबर के थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको जैसे उसमें जानने वाली बात है। तो इसमें क्या हुआ, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं उसमें एक थिंकर्स का, और एक आपको ये आपको जो हिस्ट्री में जाएंगे तो पर्सनालिटी का, या ओवरऑल भी पर्सनालिटी का, एक किसी को आपको पसंद करना पड़ेगा। आज ही के टाइम पे पूछ दे, मान लीजिए पूछ दे कि आपको कौन, मान लीजिए वर्तमान जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पब्लिक लाइफ है, इसमें कौन, किसको आप अच्छा आपको लगता है, कौन आपको पसंद है, तो फिर वही बात है कि अब यहाँ पे ये नहीं कहा जाता है कि मुझे तेजस्वी यादव पसंद है, मुझे नीतीश कुमार पसंद है, मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है। बहुत सारे ए पॉलिटिकल लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके बारे में कुछ चीज़ों को जान करके वो दो एक सेंटेंस अगर बता देते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत पसंद, मैंने मुझे पीवी सिंधु बहुत पसंद है, क्योंकि जिस डिटर्मिनेशन के साथ खेलती हैं, जितने हम्बल बैकग्राउंड से आके जिस डिटर्मिनेशन के साथ खेलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका मैच देखता हूँ, ऐसा देखता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के कोई ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी, चूंकि आप, कहा जाता है ना कि एक साधारण आदमी और एक होता है कि ऐसा आदमी जो कि, ठीक है, तो वो वाली बात है। तो एक तो ये पर्सनालिटी वाले एंगल को आपको रखना है, और जब भी पर्सनालिटी कोई क्रिएट करते हैं, कोई थिंकर्स कोई करते हैं, तो आप उस तरह से लिखिए, उसको एक पेज लीजिए, उसको लिखिए, और उनकी जितनी बातें हैं उसको उस पेज में लिख करके 2-3-4 बार जान जाइए।
2-3-4 बार पढ़ जाइए, जिससे कि उस प्रेशर के सिचुएशन में भी आपको वो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो वो फैक्ट आपको याद आए, क्योंकि याद आना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से उनका बुक्स है, चाहे एक एक दो दो उनके सेंटेंस हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में उससे ज्यादा बोलने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये थिंकर्स वाले आप पूछेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये साइंस वाला है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे? तो उसमें आता है, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि भाई यूट्यूब का फाउंडर कौन है, भाई गूगल के चेयरमैन कौन है, गूगल के प्रेसिडेंट कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन है, ट्विटर से रिलेटेड कौन है, ये जो भाई आपसे ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है इन चीजों का, जो कि डेली यूज में है, आप भी यूज करते हैं। भाई ट्विटर से इंडिया के कौन जुड़े हुए हैं? पराग अग्रवाल है, मान ये हो गया ना बातचीत। अगर मान लीजिए पराग अग्रवाल अगर नहीं है, सुंदर पिचाई नहीं है, ठीक है, सत्या नडेला अगर नहीं है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ी इससे छोटी कंपनियों में भी इंडिया के लोग काफी लीड कर रहे हैं। तो ऐसे 10-12 जो ऐप हैं, जो बड़े सोशल मीडिया के जो बड़े फेमस हैं, उनका जो हेड है, अब बताइए मान लिया कंप्यूटर साइंस के हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी चेयरमैन कौन है, ठीक है, अगर आप नहीं बता पा रहे तो गड़बड़ बात है कि नहीं? तो ये सारे जगह पे एक पर्सनालिटी, अब ये इसको कैसे करेंगे यहां वाले में? तो भाई एक क्या करेंगे कि एक साइड में सारे सोशल मीडिया का नाम लिख देंगे और उसके बगल में सारा जितने भी इसके फाउंडर हैं या उससे रिलेटेड अभी जो प्रेजेंट में जो उसको लीड कर रहे हैं, एप्पल कंपनी के कौन है, ठीक है, या माने 5G का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। एक मॉक दे रहे थे तो वो कंप्यूटर साइंस के थे और ब्लूटूथ यूज कर रहे थे, हेडफोन यूज कर रहे थे ब्लूटूथ से। हमने सीधे उनसे पूछा कि ये जो हेडफोन यूज कर रहे हैं, ईयरफोन यूज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्लूटूथ बोलते हैं ना? तो बोले हाँ सर ब्लूटूथ है। हमने ये ब्लूटूथ कौन आविष्कार किया था, किसने इसको किया था? दूसरा पूछा हमने कि भाई ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? हमने पूछा कि ब्लूटूथ पे और वाईफाई में क्या डिफरेंस होता है, ब्लूटूथ का कुछ डेवलपमेंटल पार्ट बताइए। तो जो आपके जैसे चश्मा आप पहनते हैं, चश्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप हेडफोन यूज कर रहे हैं, ईयरफोन यूज कर रहे हैं, हेडफोन यूज कर रहे हैं ब्लूटूथ का, और ब्लूटूथ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और कंप्यूटर साइंस आपका है, तो गड़बड़ बात है कि नहीं है ये? तो ऐसे यहां पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो कुछ पर्सनालिटी वाली बातें हैं और एक ओवरऑल न्यूट्रल एक पर्सनालिटी, आपका आइडल कौन है, ठीक है, तो उसको लेकर के आपको क्लियर रहना होगा और उसके बारे में जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल साइंटिफिक पढ़ने का तरीका अपनाइए और इस तरह से बीच में लिखिए। महात्मा गांधी बहुत बड़ी माने उनके ऊपर किताब की, अब ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि महात्मा गांधी आप बोलने जा रहे हैं और उसमें पता चला कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के लिए। ऐसा जरूरी भाई 15-20 मिनट में फैक्चुअल क्वेश्चन वहां आना है, आप कितना जान पाएंगे? आपने बहुत सारा चीज पढ़ लिया, अब पता चला कि कोई कोर छोटी छोटी बातें 2-4 पूछ दिया और भूल गए। और इंटरव्यू के साथ है कि 2 पार्ट है इंटरव्यू का। एक बोर्ड किसी पर्सनालिटी के विषय में जितना क्वेश्चन पूछा सबका आपने जवाब दिया, और एक पार्ट हुआ कि सबका नहीं दिया फिर भी 2-3 का दिया। तो 2-3 का दे दिया तो 2-3 माफ है, सबका दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सब पूछा गया और कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये तो, अब मान लीजिए आपका इस वाले में जाएं तो जैसे बड़ा ही कॉमन टेक्निकल कुछ बातें आती हैं। IEEE जैसे इंटरनेट का जितना भी स्टैंडर्ड है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी स्टैंडर्ड है, वो सारा IEEE तय करता है। हमने एक थे उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि भाई आपका जितने मोबाइल सेट बनाने वाली कंपनियां तो माने सैकड़ों हैं, तो सारे मोबाइल में जब हम सिम डालते हैं तो एकदम से वो सिम रिकॉग्नाइज कर जाता है और बातचीत। हम एक यहाँ पे हथौड़ी का कुछ कोई लकड़ी का एक चीज मोबाइल बनाते हैं, उसमें सिम डाल के देखते हैं, चाहे कोई लोहे का बनाते हैं वो देखते हैं, वो तो नहीं करता है। तो आखिर वहां पे कौन सा कॉमन ऐसा प्रोटोकॉल है जो सारे मोबाइल बनाने वाले फॉलो करते हैं, जिस कारण से किसी भी मोबाइल में सिम डालते ही वो मोबाइल उस सिम को रिकॉग्नाइज कर लेता है? हमने पूछा कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल है और वो प्रोटोकॉल कौन तय करता है। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी बीपीएससी के लिए बहुत ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो एक होता है ना कि IEEE 902, IEEE ठीक है 901, ये सब होता है ना उसके। भाई सारे का ये IEEE हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए एक प्रोटोकॉल बना रखा है, एक स्टैंडर्ड तय कर रखा है, और उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही आपको अपना सेट बनाना है। एक तरह के हर एक तरह के उपकरण के लिए कैमरे, आज जो कैमरे बन रहे हैं उसका IEEE स्टैंडर्ड फिक्स है।
वाईफाई का जो मॉडेम बन रहा है उसका IEEE स्टैंडर्ड फिक्स है, वाईमैक्स का जो स्टैंडर्ड बन रहा है IEEE स्टैंडर्ड फिक्स है, उसका ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड फिक्स है। और जितने ब्लूटूथ बनाने वाली कंपनी है सबको उस एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा और उनसे स्टैंडर्ड लेकर के उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पूछा ये IEEE का, चाहे मान लो इंडिया वो जो प्रोटोकॉल वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है, अभी IPv4 की जगह पे IPv4 भी यूज हो रहा है, लेकिन IPv6 भी यूज हो रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों यूज हो रहा है। तो ऐसी बातें, मान लीजिए यूट्यूब से जुड़ी हुई कोई बातें, क्वेश्चन पूछा गया कि ट्विटर में कौन सा नया फीचर ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट्सएप में कौन सा नया फीचर को अभी RBI ने परमिशन दे रखा है, दिया है। ठीक है, तो समझ रहे हो इसका। तो ये सारे व्हाट्सएप पे इस लेवल पर चीजें जा रहे हैं वो। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट हमने कहा कि सारे विषय का से दो बातें कंक्लूजन में निकाल के आएंगी। वो एक वो होगा कि एक आपका कॉमन कोई आइडियल आपके हैं और वो आपको क्यों पसंद है, और उनके कुछ जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में एक। और दूसरी बात है कि आप फिर आ जाइए अलग से कि सारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले जितने पार्ट हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबका, ये इससे जुड़ी हुई किसी किसी लीडिंग कंपनी के जो हेड हैं, टाटा सन्स के हेड कौन हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपनी जितने हैं सबका जो कंपनीज और इस तरह से रिलेटेड एक हेड का नाम आपको जानना पड़ेगा। और ह्यूमैनिटीज में आ रहे हैं तो एक आ गया कि उसमें उस विषय के कोई एक, हमने कहा कि एक ओवरऑल आपके आइडियल कौन है। वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके विषय से रिलेटेड होंगे, वो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है उनका सब कुछ। और दूसरा आता है आपके विषय का। अब विषय में पूछा गया कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड में कोई बताइए हिस्ट्री के कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का नाम बताइए जो आपको बहुत पसंद है। कौन, क्यों पसंद है, क्या कारण है उसका है, उनकी अचीवमेंट, आपने जिसका नाम लिया उसको जानना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात हो गई यहाँ पे, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, कोई भी विषय हो, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगता है। पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट अच्छा लगता है या पॉलिटिकल सिस्टम वाला पार्ट अच्छा लगता है या थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा लगता है, आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे सर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए बताइए इंडिया में कौन कौन सा इमरजेंसी क्लॉज इंडिया में कहाँ कहाँ है, आ रहा है। एक यूनिट हो गया वहां पे, उससे रिलेटेड बातें पूछ सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में बड़ा सारा ऐसे जो स्टेट जहां पे पॉलिटिकल, जहां पे अपोजिशन की सरकारें हैं, वो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव को मानते हुए नहीं दिख रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसका यूज करके उनको इनके निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। सेंटर कैन फोर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई सेंट्रल एजेंसीज। ठीक है, विच आर्टिकल, ठीक है, इज प्रोवाइडिंग दिस पावर टू। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है। या मान लीजिए सेंटर स्टेट डिस्प्यूट पे ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप सीधे बोलेंगे वहां से 364 है, 365 है, 364 है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी राज्य सरकार सेंटर के गाइडलाइंस को मानने से इनकार नहीं कर सकता है। आ रहा समझ में? तो आप अपनी तरह से ही बता सकते हैं। तो जब आपका पॉलिटिकल साइंस है, भाई राज्यों का नाम, पटना का नाम पाटलिपुत्र अगर करना है तो किस आर्टिकल के तहत ये नाम चेंज होगा? या स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से नाम चेंज हो जाएगा या इसके लिए कोई पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा? क्लियर है, किस आर्टिकल के तहत ये किया जाएगा? तो आ रहा है समझ में? प्रीएम्बल से लेकर के और आर्टिकल, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो इशू जहां से जनरेट होता है। अब यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आर्टिकल 58 जानिए या आर्टिकल 60, 63 जानिए, ये नहीं बोल रहा हूं। ऐसे आर्टिकल जहां से इशू जनरेट होता है और उसका रेलेवेंस। अब अभी देखे होंगे पटना में बड़े सारे अशोक का जन्म दिवस मनाया गया, अशोक महान का, ठीक है, मौर्य काल वाला। तो मनाया गया, अच्छी बात है, मनाया गया, इसका बिहार दिवस मनाया गया, अशोक का जन्म दिवस मनाया गया। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे दिल्ली में उसको थोड़ा कम न्यूज में आया, पटना में तो बहुत न्यूज में आया होगा वो। और आप इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि अभी हाल ही में एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं, उनका जन्म दिवस मनाया गया था। कौन है पर्सनालिटी वो? तो आप बताएंगे अशोक है। ठीक है, तो अशोक के ऊपर डिबेट। अशोक के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करी। ठीक है, हमने एक बड़े ही स्मार्ट थे, एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा लगता है, हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए, ये धम्म, अशोक का धम्म और अशोक का धर्म, ये धम्म और धर्म में क्या अंतर है? ठीक है,
तो अब मान लीजिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, भाई धम्म पाली में, धर्म को ही पाली में धम्म बोलते हैं और उसी चीज को संस्कृत में धर्म बोलते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक पाली में बोला जाता है और एक को संस्कृत में बोला जाता है। और उसके बाद कुछ बातें कैसे, जैसे आज की किस इंस्क्रिप्शन में उसने धम्म के सारे आदर्शों की चर्चा किया है, कहाँ किया है। तो अब मान लो अशोक का अगर जन्म दिवस मनाया जा रहा है तो अशोक के बारे में, उसके जितने इंस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में कॉमन क्वेश्चन हुआ, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हुआ, कोई जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री के वाले से पूछा जाएगा। तो ऐसी चीज, खैर मैंने कहने का मतलब ये इसमें से आया कि अगर आप बोलते हैं कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट अच्छा है, मेरा थिंकर्स पार्ट अच्छा है, मेरा पॉलिटिकल पार्ट अच्छा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसी तरह से इंडियन गवर्नेंस वाला पार्ट मेरा अच्छा है, ठीक है, मेरा उसमें जो थिंकर्स वाला पार्ट है वो मेरा अच्छा है, मेरा इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट अच्छा है। अब यहाँ पे देखो एक और कीवर्ड होता है, बोर्ड को ऐसे नहीं पता चलता है आजकल कि आप जैसे आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, ये पता नहीं चलता है। लेकिन कहीं से अगर उनको पता चल जाए, कहीं से पता चल गया और आपका इंक्लिनेशन, जैसे आपका हॉबी क्या है तो योगा, आप समझ रहे हैं आज का जो माइंडसेट है, आपका हॉबी क्या है, योगा मेरा हॉबी है, या कुछ इस तरह की बातें, जैसे हिजाब पे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा राइटिस्ट अगर जवाब आपने दिया तो इसका मतलब है कि आपको 95 मार्क्स आएगा, क्योंकि आपसे ये उम्मीद, इन जनरल आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप मुस्लिम होकर के आपका हॉबी योगा हो। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप हिजाब पर, क्योंकि 95% लोग एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ पक्ष या विपक्ष में आजकल चल रहे हैं। और यहां पर अगर आपने, क्योंकि मैंने देखा है अर्सी का क्या नाम था उसका, सिवान की थी, 56-59 में एसडीएम बनी थी, उसको 118 नंबर आया था इंटरव्यू में, 150 नंबर उस समय चल रहा था, 150 का था। तो क्या था, जितना अच्छा उसका संस्कृत था, इतना अच्छा संस्कृत था, योगा था, उस समय नाम पूछा जाता था, तो उसका खूब संस्कृत पे उसका बहुत ऐसे कमांड था, चाहे इस तरह की चीजों का। तो इंडिया में आप जानते हैं कि भारत में हर तरफ से कोई भी रेडिकल नहीं पसंद किया जाता है किसी भी साइड में। जैसे हमारे संयुक्त परिवार में क्या होता है कि हर आदमी दूसरे के बच्चे को रिस्पेक्ट करता है। मेरे बेटे का, मेरी बेटी है तो उसको कौन खिलाएगा, मेरा छोटा भाई, और छोटे भाई के बच्चे को कौन खिलाएगा, मैं अपने बच्चे को खिलाने लगूं, वो अपने बच्चे को खिलाने लगे, तो इसको जॉइंट फैमिली में अच्छा नहीं माना जाता है, हमेशा दूसरा। तो हमारे सोसाइटी में क्या चलता है कि हिंदू मुस्लिम के सेंटीमेंट को और मुस्लिम हिंदू के सेंटीमेंट को, ये हम लोगों का गंगा जमुनी संस्कृति या जो कल्चर है। खैर इंटरव्यू की बात करें, आज के समय में ये है कि पता नहीं चलता है, और नहीं पता चले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे कहीं अगर पता चल गया और आपका हॉबी योगा है, हिजाब पे आपका जवाब है कि स्कूल में, वहां से स्कूल यूनिफॉर्म ही रहना चाहिए, ज्यादा भीतर घुस के नहीं, स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म ही रहना चाहिए, ऐसी 2-3 बातें अगर फेयर तरीके से अगर आप बोल देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाके आपको काम करना है, लाखों लोगों के बीच में काम करना है, ठीक है, तो ये अच्छा माना जाता है इस तरीके की चीजों को। लेकिन आप बताएंगे कैसे, और फिर उसके लिए तो पूरा एक पैटर्न ही फॉलो करना पड़ेगा, शुरू से ही इंटरव्यू में इस तरह का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो एक इंटरव्यू देख रहे थे, एक लड़की मॉक ले रहे थे हम लोग ऑनलाइन में पिछली बार भी, तो उसमें उनको बड़ी स्मार्ट, खूब अच्छा जवाब, सब कुछ जवाब, लेकिन थोड़ा होमली लुक था। नहीं, कुछ महिला ऐसी होती हैं जो थोड़े से घरेलू टाइप का लुक होता है, खूब अच्छी लंबी चौड़ाई सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा होमली लुक है, और होमली लुक था, और जो साड़ी था वो भी ऑरेंज कलर का था, और उसमें थोड़े थोड़े छापा थे। पूछा कितना नंबर आया था पिछली बार, तो बोली इम्तियाज करीमी सर का बोर्ड था, उन्होंने क्या किया कि 55 नंबर दिया। और उसका इंटरव्यू मेन से हमने कहा था ना कि पहली क्लास में बताया था कि कटअप से 20-25 नंबर से ज्यादा नहीं होता है किसी का, लेकिन अगर 55 आ जाएगा तो फिर वो कटअप से 25 नंबर ज्यादा मेकअप मैनेज नहीं कर पाएगा। सोचिए, कटअप से 20-25 नंबर ज्यादा होने के बावजूद 55 नंबर आ गया और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो उस दिन ले रहा था, हम लोग मॉक ले रहे थे, तो हमने पूछा अरे तो पिछली बार तो आप दी, आपका पिछली बार नहीं हुआ था? बोले कि नहीं सर नहीं हुआ, हमको 55 नंबर। वो भी बताइए कि इम्तियाज करीमी सर का बोर्ड था, उन्होंने हमें 55 नंबर दे दिया। सर मेरा इंटरव्यू खराब नहीं गया था। तो हुआ कि भाई कैसे 55 नंबर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी कोई डेरोगेटरी बात तो बोलने वाली लेडी है नहीं जो देखने से है।
तो उसमें फिर इस बार के लिए सुझाव यही था कि देखो थोड़े से मैंने आपका जो जो अपीयरेंस है वो थोड़े होमली टाइप का नहीं होना चाहिए, माने घरेलू एकदम अच्छी बहू वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़े से माने कुछ ज्वेलरी वगैरह को कम कर लो, और ये जो साड़ी वगैरह है तो साड़ी को ये ऑरेंज के बदले पतले जो बॉर्डर वाला साड़ी कर लो, और वो प्लेन कर लो, इसको स्काई ब्लू कर लीजिए, चाहे कुछ इस तरह से कर लीजिए, जिससे कि आपका जो इमेज दिखे वो इमेज थोड़े से सेकुलर दिखे, और साथ में क्या दिखे, और थोड़ी सी फार्मनेस दिखे पर्सनालिटी में। ऐसे भारती को ही देख रहे थे, तो भारती को देख रहे थे तो क्या लग रहा था, मैंने एक पर्सनालिटी जवाब में चाहे उसमें एक फार्मनेस दिखता, तो फार्मनेस दिखे। तो हमने ये वाला एक होता है चेहरे से लेकर के, नहीं तो अदरवाइज 55 नंबर आने का तो कोई मतलब नहीं होता है। करीमी साहब ने ये सोच लिया होगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही, ठीक है, कुछ ज्यादा ही घरेलू हैं, और ज्यादा घरेलू हैं तो इस कारण से उन्होंने 55 नंबर दे दिया, नहीं तो 55 नंबर आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। आ रहा समझ में? तो खैर इस तरह के फैक्टर भी कई बार बाई अदरवाइज हो सकता है कि इंटरव्यू में कोई गलती भी हुआ हो, लेकिन हम लोगों ने जो फर्स्ट इंप्रेशन में जो उसमें उन्होंने पाया कि इस बार कम से कम जो जो चीज आप चेंज कर सकती हो वो ये चीज चेंज कर लेना, ठीक है। तो एक चीज क्या हम लोगों ने करा कि ये सब में, एक कंपनियों के मामले में ऑप्शनल में जाते हैं तो 2 पर्सनालिटी आप कुछ, एक ओवरऑल आपको अपना आइडियल तय कर लीजिए। महिलाएं जनरली हैं, लड़कियां तो सब लोग मेल तो मेल को तो पसंद करते ही हैं जनरली, कुछ कभी फीमेल को भी, किसी फीमेल को भी ढूंढिए, जैसे जो लड़कियां हैं किसी फीमेल को ही आइडियलाइज अगर करती हैं, इंदिरा गांधी को ही आइडियलाइज कर लीजिए, या कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपको, एक जन ने कहा कि भाई ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी वो मुझे पसंद थे, क्या नाम था, सावित्री फुले। तो अब सावित्री फुले का अचीवमेंट हमें पता नहीं था कि क्या उनका अचीवमेंट था, तो हमने पूछा नहीं, ज्योतिबा फुले पे पूछा भाई क्या है। तो अगर आप पूछ इस तरह के पर्सनालिटी को, तो ये थोड़े कुछ ज्यादा ही दूर चला जाता है पर्सनालिटी। सावित्री फुले थोड़ा ज्यादा दूर हो जाती हैं, इसके जगह पे एनी बेसेंट को ले लें तो ज्यादा नजदीक आती हैं, माने वहां पे जगह बनता है कि कोई भी 2-4 क्वेश्चन पूछ के आपके पसंद को जज कर ले। तो एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी होकर के इंडिया में, और इंडियन के सिस्टम के अनुसार उन्होंने अपने आप को ढाला और यहाँ पे काम किया और इंडियन के कंसर्न को समझा। माने पूरे ब्रिटिशर्स में एकमात्र ऐसी महिला थी जो इंडियन के कंसर्न को समझती थी, और ये अपने आप में पूरे ब्रिटिश हिस्ट्री में एक भी आपको अंग्रेज नहीं मिलेंगे जो ब्रिटिश हित के अगेंस्ट काम किए हों। और इस माहौल में, इस सिचुएशन में एक ऐसी लेडी है जो कि इंडियन कंसर्न पर फोकस करती हैं। तो आप एनी बेसेंट का नाम, अब एनी बेसेंट को यहाँ पे लिखा, और उनके जितने भी हैं, आयरिश हैं, क्या हैं, कैसे हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कांग्रेस की कब अध्यक्ष बनी, क्या उनके कुछ हैं, उनके कुछ 2-4 स्टेटमेंट वगैरह। तो ये एक अच्छा आइडियल बनता है इतिहास में, किसको कौन आपको पसंद है या आपके आइडियल कौन है। तो आप इस तरह से अगर लेते हैं, या फिर मान लीजिए कोई खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी का ही आप नाम ले लेते हैं, मुझे सर महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे लगते हैं। उनका जो कूल अप्रोच है, जो सिचुएशन को हैंडल करने की उनकी कैपेसिटी है, प्लस फ्रंट से लीड करने का, और लोगों का जिस तरह से विश्वास वो जीतते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो जब खेल में जाते हैं तो लोगों को पता रहता है कि ये खत्म करके आएंगे। कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन उसके बाद भी विश्वास रहता है कि हो सकता है वो भी किसी स्ट्रेटजी का पार्ट हो। तो इस तरह के कोई पर्सनालिटी को अपना लेकर के, लेकिन फीमेल के साथ है कि कोई लेडी को ही, कोई बॉलीवुड की भी कोई लेडी हो सकती है, इस तरह के भी कोई हो सकती हैं, थोड़े से रिमोट में भी। मैंने आप एक ये आइडियल वाला, और दूसरा एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को, ये आपके सब्जेक्ट है थिंकर वाला, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले हैं उसमें। अब वहां पे पूछा जाएगा आपसे, तो अगर आपने एंशिएंट बोला, मेडिवल बोला, मॉडर्न बोला, वर्ल्ड हिस्ट्री बोला, कुछ भी बोला, तो उसके सारे फैक्ट, अभी जैसे पीटी है भी, तो एकदम 1857 से लेकर के सारा एक फैक्ट आता है, डेट, सारे डेट्स को एक बार, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो डेट्स आपको याद रखना चाहिए। डेटलाइन जो कहा जाता है ना, वो सारा टाइमलाइन जिसको बोलते हैं। अब प्लस किसी पर्टिकुलर, जो भी बीच बीच में बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जो किसी को छोटी घटना नहीं रहेगा। अब मान लीजिए एक बंगाल का है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन है, या फिर जाते हैं तो बिहार 1912 है, फिर जाते हैं तो चंपारण है 1917, फिर जाते हैं तो खिलाफत 1920 हो जाता है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हो जाता है, फिर उधर से जाते हैं तो स्वराजी पार्टी हो जाता है, फिर साइमन का हो जाता है, या फिर 1930 में चले जाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस हो जाता है, फिर गांधी जी का बाहर होना जाता है। तो उसके बाद जो छोटी छोटी घटनाएं घटी हैं पाकिस्तान और इंडिया में, जो पाकिस्तान का जो बनने का जो हिस्ट्री है, वो हर डेट उसका, कौन कौन से उसमें लीडर हैं उनका, ठीक है। तो ये सारे जो डेट सीट है, जो फैक्ट है, और उस घटना से जुड़े हुए अगर आप बोलते हैं तो
अदरवाइज तो पीटी के दौरान आप एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का सारा फैक्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने डिस्कस किया ही कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जिससे कि कोई ना कोई इशू जनरेट होता हो, वो आपको जानने चाहिए। सोशियोलॉजी में जा रहे हैं तो सोशियोलॉजी में आप समझ रहे हैं, और ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि इन जनरल बाकी लोगों को भी जानना चाहिए। सोशियोलॉजी में ही जा रहे हैं तो एक थिंकर्स वाला पार्ट हो जाता है, और बहुत सारे भारतीय समाज के आधार, द बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब आप मान लीजिए सब सोशियोलॉजी आपका है, आप बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट जो इंडिया के हैं उनके बारे में अगर एकदम नहीं जानते हैं, जो कुछ ग्लोबल है उनके बारे में नहीं जानते हैं, एक एक दो दो लाइन कम से कम नाम और उसके जो बुक हैं और उनका एक एक दो दो सेंटेंस है। इनके अलावा इंडिया में जाएंगे तो कुछ लीडिंग जैसे हैं, लीडिंग में जैसे मान लीजिए एम एन श्रीनिवासन है, एंथ्रोपोलॉजी में भी काम आते हैं, सोशियोलॉजी में भी काम आते हैं। उनके जो कंसेप्ट हैं, संस्कृताइजेशन का है, वेस्टर्नाइजेशन का है, मॉडर्नाइजेशन का है, डोमिनेंट कास्ट का है, इस तरह के जो उनके कंसेप्ट हैं, वो आप एलपी विद्यार्थी पे जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी में तो उनका जो एक जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स वाला कंसेप्ट है, जो उन्होंने बोध गया के ऊपर दे रखा है, भाई वहाँ पे हिंदुइज्म, गया के बारे में दे रखा है, एक ऐसा सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हिंदुइज्म भी है, भाई सारे देश से लोग जाते हैं वहाँ पे पिंडदान करने के लिए, वहाँ पे बौद्ध धर्म भी है, ठीक है, वहाँ पे जैन धर्म का भी पास में ही है। तो इस तरह से कई सारे जो वहाँ पे थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो पावापुरी, वो जो पारसवनाथ है वहाँ पे जैन धर्म का है। बिहार शरीफ में आते हैं तो वहाँ पे ठीक है सूफी का है। तो ये सब चीजें तो कुल मिला जुला के उनका, तो उसमें क्या आ जाता है कि आपको ये थिंकर्स वाला पार्ट हो जाता है। और प्लस अब 16 संस्कार है, उसमें पूछा गया कि कौन कौन सा एक ऐसा संस्कार है, बाकी सारे संस्कार जो होते हैं ठीक है वो जन्म के, वो मृत्यु के पहले होते हैं। एक संस्कार होता है जो मृत्यु के बाद होता है। 16 संस्कार में एक ही संस्कार होता है, बाकी 16 संस्कार में से 15 संस्कार ब्राह्मण कराते हैं। एक ऐसा संस्कार है जो गैर ब्राह्मण कराते हैं। एक ऐसा संस्कार है 16 संस्कार में जो कि गैर ब्राह्मण कराते हैं, बाकी सब के सब ब्राह्मण कराते हैं, जो आपका सामाजिक ढांचा है उसमें। जो कहा जाता है अंत्येष्टि संस्कार जो है, वो जो अब ये तो क्या कहा, संस्कार की बात करी, ऋण की बात किया, भाई पुरुषार्थ की बात किया, आश्रम की बात किया, ठीक है। तो ये सारी, ये जो सोशियोलॉजी के जजमनिका व्यवस्था की बात किया, कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, भाई सिविलाइजेशन, कल्चर, तो ये सब बातें, कल्चरल इवोल्यूशन, सोशल इवोल्यूशन, ये एंथ्रोपोलॉजी में भी है और ये सोशियोलॉजी में भी है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स, विमेन इंपावरमेंट से जुड़े स्कीम, बिहार गवर्नमेंट के कुछ स्कीम विमेन इंपावरमेंट से जुड़ा हुआ, पूछा जाए विमेन इंपावरमेंट के लिए कुछ उपाय बताइए, कौन कौन से उपाय, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जेंडर बजटिंग। भाई विमेन के लिए अलग से जो बजट है उसका द बेनिफिशियरी 1/3 बेनिफिशियरी विल बी विमेन। मनरेगा का 1/3 जो बेनिफिशियरीज होंगे वो महिलाएं होंगी। इस तरह से बजटरी एलोकेशन करना प्लस स्कीम में रिजर्वेशन करना। बिहार गवर्नमेंट में जाते हैं तो 7 नीचे 1.0, 2.0, या फिर जाते हैं तो 6 सूत्र वाला है, इस तरह की चीजें। लिकर बैन का है, दहेज विरोध के लिए जो भी बातें चल रही हैं, कन्या उत्थान योजना है, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर फोकस करना। तो ये सब बातें सोशियोलॉजी में भी, एंथ्रोपोलॉजी में भी, अदरवाइज भी जाएंगे। ज्योग्राफी में जा रहे हैं तो ज्योग्राफी में कहाँ से पढ़ेंगे आप, तो भाई ज्योग्राफी में 3 पार्ट बनता है ज्योग्राफी का। एक पार्ट बनता है बिहार ज्योग्राफी, सेकंड पार्ट बनता है वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी, और थर्ड पार्ट बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें भी जा रहे हैं तो कुछ चीजें जो कॉमन है, उस कॉमन में जाते हैं तो रिवर सिस्टम, जैसे कई बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो प्रयाग है, कई जगह पे प्रयाग वर्ड, गंगा के साथ प्रयाग वर्ड जुड़ा हुआ है। गंगा के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ है, एक वर्ड जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं प्रयाग। देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, प्रयाग जुड़ा हुआ है। ये क्या प्रयाग क्या है ये, तो होता है ना कि तो आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि गंगा का एक बार लास्ट, उसके पहले गंगा का ऊपर की तरफ ले जा करके, और जितनी गंगा की नदियां मिल रही हैं इतना ही। तो कई लोगों से पूछते हैं कि गंगा नदी बिहार में कहां प्रवेश करती है, बीपीएससी का बड़ा पेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो लोग छपरा में प्रवेश करा देते हैं, कोई आरा में प्रवेश करा देते हैं, कोई बक्सर में, कुछ लोग बक्सर में प्रवेश कराते हैं। भाई गंगा नदी, अब बक्सर में वो गंगा नदी मान लो प्रवेश करी, तो कौन कौन सी नदी है जो साउथ से गंगा में मिलती है, क्योंकि गंगा नदी बिहार को नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिवाइड करती है, बिल्कुल बीच से।
तो ऐसी कौन कौन सी नदी है जो साउथ से, और ऐसी कौन कौन सी नदी है जो नॉर्थ से गंगा में मिलती है। तो वो पूरा आपको उसको एक डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना के उसको देख लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि पूरे बिहार की सारी नदियां वहां पर एक तरह से आ जाएंगी, कहाँ कैनाल सिस्टम है, कहाँ के। अब उसी नई डायग्राम में मोतिहारी बेतिया वगैरह एरिया में आप चीनी डाल दीजिए, उसी सासाराम वाले एरिया में आप चावल डाल दीजिए, खगड़िया मधेपुरा वाले एरिया में आप मक्का डाल दीजिए। इस तरह के कुछ कुछ ऐसे पोटेंशियल एरियाज हैं उसमें। तो एक बिहार का नक्शा लीजिए और उस नक्शे में जितना इंपॉर्टेंट फीचर आपको दिखता है सबको एरो बना बना करके वहां पर उतना जानने से, देखो जो कहा जाता है कि अच्छे वक्ता होते हैं वो 10% का 100% यूज करते हैं। इतने तरीके से बिहार को एनालाइज अगर एक पेज पे कर लेंगे तो पूरे 20 मिनट में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा उसका। एक होता है ना कई बार अपनी तरफ से भी यूज किया जाता है, हमने शुरू में ही कहा। या फिर जाते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया का कोस्टल जो बाउंड्री वगैरह है, ओशनियोग्राफी में जो एटमॉस्फेयर वाला जो भी कुछ भी है, ठीक है, रिजर्वायर कई जगह जो रिजर्व वगैरह रखे बनाए गए हैं, फॉरेस्ट रिजर्व है, ये सारा का सारा को क्या करना होगा, एक डायग्राम पे बैठ करके, और डायग्राम पे सबको बना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चन किससे पूछा कि इंडिया का सबसे बड़ा माने जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कोरल आइलैंड कौन सा है, तो लोगों ने कहा लक्षद्वीप। हमने पूछा कि लक्षद्वीप कितने आइलैंड को मिलकर बना है, तो फिर भुला गए भाई, भूल गए वो, फिर उनको नहीं पता था। तो ये है, मान लो जो आइलैंड्स है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, आता है ना इनलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा है। वाटर वेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। तो ज्योग्राफी का ये सारे बड़े अच्छे बड़े पॉपुलेशन डिविडेंड वाला बिहार का पॉपुलेशन की स्थिति, ये सब काम आता है। तो ये तो ह्यूमैनिटीज वाले में मान लीजिए जैसे जा रहे हैं, तो फिलोसफी में जा रहे हैं, तो फिलोसफी का और एंशिएंट हिस्ट्री, अगर फिलोसफी का एंशिएंट हिस्ट्री का जान लीजिए, बौद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म से लेकर के बाकी सारे जो दर्शन वगैरह हैं, जनरली कुछ वेस्टर्न फिलोसफी, कुछ इसका इंडियन फिलोसफर, इनके बारे में जान लेते हैं। तो खैर माने ये एक सिचुएशन क्रिएट होता है इसमें। उसमें जा रहे हैं तो देखो जितने लोग हैं, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर आता है सिविल इंजीनियरिंग, ये तीन को और तीन को अलग करें और एक ग्रुप बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस को, तो अप्रोच में जाते हैं। तो एक तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कि भाई इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो कोई भी इस मामले में प्रिपेयर्ड नहीं दिखा जो मॉक ले रहे थे। भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बिहार में जो आपका नॉलेज रहा है, भाई उसको कैसे बिहार में यूज करेंगे। तो बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, एक एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बड़े सारे बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट क्या है मैकेनाइजेशन का, भाई इनपुट कॉस्ट कम कर देता है वो। डिजास्टर से अगर हाथ से काटेंगे तब तक ओला पड़ गया, इट कैन प्रोटेक्ट इजिली फ्रॉम एनी डिजास्टर, आपदा से भी बचाता है, इनपुट कॉस्ट आपको कम करता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, क्योंकि ज्यादा गहराई से जुताई कर पाएंगे, इफेक्टिवली इरिगेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिहार गवर्नमेंट का 80% तक सब्सिडी दिया हुआ है। जो डोमेस्टिकली जो बिहार में बने हुए उपकरण हैं उस पर 80% तक सब्सिडी है बिहार में जाएंगे तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है जो मैकेनिकल इंजीनियर है। भाई डेयरी सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज चलाना, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है। ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है बिहार जैसे राज्य में। तो अगर आप बोलना चाहें तब तो बहुत सारे काम हैं, नहीं बोलना चाहें तो फिर मान लो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला एक आता है, तो यहां पे दो बातें। एक तो क्वेश्चन में इतना माने बुरा हाल, बार बार रिन्यूएबल एनर्जी यूज आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या ज्योग्राफी में, और हम अगर आपसे पूछ दें कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, ठीक है, हम जानते हैं कि ऊर्जा मंत्री आप जानते हैं आर के सिंह, लेकिन मैं जानता हूं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर नहीं जानते हैं, तो काहे लिए बार बार रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। हमने पूछा कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, तो नहीं जानते थे। भाई आर के सिंह दोनों मिनिस्टर हैं,
आरा के सांसद हैं, बिहार के हैं, आपको जानना चाहिए। अब पूछा कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कितना है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिहार में कितना है। भाई इंडिया में टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2017 है, उसका टारगेट कितना है। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी को कौन प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के जितने डायमेंशन है, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी जारी किया गया है, तो ये वाला पार्ट को फिर अच्छे से जान लेना होगा। गवर्नमेंट का स्कीम जाते हैं तो उदय योजना से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, कुसुम योजना, उज्ज्वला योजना, ये सारा का सारा लाइन से है। भाई उदय योजना इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है उसके फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करने संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना गांवों को इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है। सौभाग्य योजना घरों के इलेक्ट्रिफिकेशन से है। उजाला योजना घरों में एलईडी बल्ब के उपयोग से इफिशिएंट लाइटिंग। ठीक है, उसके अलावा जाएंगे तो कुसुम योजना खेतों पे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने से जरूरत है। तो एक बार इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे और वहां पे उसके सारे फैक्ट एक पेज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और एक ऐसा आदमी जिसको इलेक्ट्रिसिटी का जनरल नॉलेज है, और इससे भी अच्छा एक और पढ़ने का तरीका यह हुआ कि भारती भवन का 2 वॉल्यूम में फिजिक्स की किताब आती है। एक में मैकेनिक्स वाला होता है, मैकेनिक्स हीट साउंड होता है, और एक में लाइट इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है। तो वो 2 पतली पतली किताब है, अगर उसको लेके पढ़ जाएं, पेज पलटने केवल। भाई डोमेस्टिक लाइटिंग में हमने क्वेश्चन पूछा किससे, भाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कोई एग्जांपल बताइए जहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। क्योंकि स्टेप डाउन तो हम सब जगह जानते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां यूज होता है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। भाई कैपेसिटर, कैपेसिटर का कोई एग्जांपल बता दीजिए। एक बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी है, सरकारी योजनाएं और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। यहां पे अगर कोई किससे पूछा हमने कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन बताइए। तो उन्होंने कहा फ्लो ऑफ चार्ज। हमने कहा चार्ज तो फ्लो करता ही नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो। आप समझ रहे हैं, तो ऐसी गलतियां तो नहीं चलेंगी ना। फिर 240 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, इस तरह की जो भी बातें हैं सारा का सारा, तो स्कीम और बेसिक फैक्ट। कंप्यूटर वाला जितने लोग हैं, एक इन जनरल एक आदमी मोबाइल से शुरू करेगा, 3G 4G 5G मोबाइल का। इनके अलावा जाएंगे तो और वाईफाई वगैरह से एक वो हो सकता है जो वाईफाई लाईफाई एक आ रहा है, कहीं से सुने होंगे तो। साइबर क्राइम क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिकल चीज, जैसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हम गार्डनिंग, हमारा आपका हॉबी है किचन गार्डनिंग, तो लौकी का पौधा हमने अपने घर में बोया और वो सूख गया, सूख रहा है। हमने खूब पानी डाला है, खाद डाला है, तब भी डाला तब भी सूख रहा है। कौन सी बीमारी हुई है, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको दोबारा जीवित करने के लिए। कॉमन क्वेश्चन है। भाई किचन गार्डनिंग आप कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होता होगा कि सारे उपाय के बाद भी वो सूख रहा है, तो कौन सा केमिकल डालते हैं, क्या करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको छांव में रखे हुए फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, आपने खाद भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, रखे कहाँ हैं, कहीं छांव में रखे हुए। ठीक है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा पानी डाल रहे हैं, उतने पानी की उसको जरूरत नहीं है। तो कई सारी बातें यहां पे होती हैं। तो खैर, तो यही जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जिनका भी है, कंप्यूटर साइंस जिनका भी है, उनके लिए एक सामान्य सी बात है, वो इंटरनेट वाला जो पक्ष है ना, और सारे जो ऐप जितने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भी ध्यान, हर आदमी को ध्यान में रखने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और डिजिटल इनिशिएटिव, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और डिजिटल इनिशिएटिव। जैसे एक किसान जो ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेगा, हम तो नहीं डाउनलोड करेंगे ना, हम तो मेक माई ट्रिप डाउनलोड करेंगे, कुछ और इस तरह के ऐप डाउनलोड करेंगे। लेकिन एक किसान ICAR का ऐप डाउनलोड करेगा, इंद्रब्रज ऐप डाउनलोड करेगा, ई संजीवन डाउनलोड करेगा। आ समझ में, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, उसका ऐप डाउनलोड करेगा। तो बिहार सरकार द्वारा जो भी ऐप और उसके विषय, यहां पे माने हेल्पलेस होने का कोई मतलब नहीं बनता है।
भारत सरकार का जितने इंपॉर्टेंट ऐप है, आरोग्य सेतु से लेकर के, माई जीओवी से लेकर के, दर्पण से लेकर के, उमंग से लेकर के, जितने भी इस तरह के ऐप हैं, वो सारे ऐप और उनका विषय वस्तु इन जनरल आपको नहीं जानना चाहिए। कंप्यूटर वालों को तो कंपल्सरी जानना चाहिए, भाई इनको जानना। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, किसका किसका, जैसे इसरो का वेबसाइट है, डीआरडीओ का वेबसाइट है, ठीक है, उनके जो भी होते हैं। तो खैर माने ये सब्जेक्ट वाले पे जाएंगे तो ये दोनों जो सब्जेक्ट का विषय था वहां पे ये ऑप्शनल और हिस्ट्री में आप कैसे, जो हमने मॉक इंटरव्यू में देखा कि जब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, भाई कंप्यूटर साइंस में कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस तरह से मान लीजिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी पे, तो आप जो बाउंड्री बनाएंगे पढ़ाई के दौरान, जो हमने प्रैक्टिकली पाया और जहाँ पे लोगों को लैक करता हुआ पाया, कुछ लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव पाया, कुछ लोगों को पाया कि उनको याद है, ठीक है। अब वे ऑफ कम्युनिकेशन में एंग्जाइटी, ये सब बातें थोड़ी थोड़ी अलग थी, बिहेवियरल बातें अदरवाइज। अब इसमें एक जो हॉबी वाला है, फिर हॉबी वाले में भी ध्यान रखिए, 2-3 हॉबी नहीं रखा जाता है, ठीक है। एक कुकिंग एक हॉबी होता है, ठीक है, अब रख लीजिए हॉबी कुकिंग। लेकिन कुकिंग जब हॉबी रखिए तो उसमें दाल चावल, दाल भात और चोखा बनाना, साइकिलिंग हॉबी हो सकता है, लेकिन वो साइकिलिंग हॉबी नहीं होगा जिसको मैं, आप टीचर हैं और डेली अपने गांव से साइकिल से स्कूल जाते हैं। एक विमेन के लिए कुकिंग हॉबी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी बिहार जैसे समाज में वो उसकी ड्यूटी है। लेकिन फिर वो हॉबी कैसे होगा, ठीक है, वो हॉबी कैसे हॉबी होगा वो, तो हॉबी होगा वो, जैसे नहीं कहा जाता है कि इनोवेशन इन कुकिंग, वहां से खाना तो बनाती हूं, हेल्प भी है खाना बनाने के लिए, चूंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूं तो मेरा हेल्प भी है खाना, अदरवाइज खाना बनाती भी हूँ, दाल चावल सब्जी ये जो भी है बनाती हूँ, लेकिन मेरा हॉबी मैं इसलिए है क्योंकि मैं उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करते रहती हूँ। और मैंने कई सारे ऐसे डिश बनाया है जो कि इन नॉर्मल जो प्रैक्टिसेस हैं उससे हटके है। अच्छा, तो क्या बनाया आपने उसके लिए? तो हमने पूछा किसी से कि भाई, उन्होंने बनाया कि बिरयानी, बड़ा हॉबी, जब इनोवेशन कहाँ होता है, बिरयानी में। हमने पूछा अच्छा बिरयानी बनाती हैं? हमने कहा तो उसमें पुलाव भी होता है। हाँ सर पुलाव भी होता है। हमने कहा तो खिचड़ी भी होता है। हमने कहा तीनों में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए क्या होता है तीनों में। फिर हमने पूछा कि अच्छा एक बात जानती हैं कि बिहार में खिचड़ी, एक ऐसा दिन है जिस दिन खिचड़ी जरूर बनता है और एक ऐसा दिन है जिस दिन खिचड़ी नहीं बनता है, वो दिन बताइए। आ रहा समझ में? फिर हमने उनसे पूछा कि अच्छा खिचड़ी के 4 यार बोले जाते हैं, खिचड़ी के 4 यार होते हैं, याद है आपको कौन कौन से 4 यार हैं? आ रहा समझ में? तो आपको अपने क्या करना पड़ेगा, ये मैंने ऐसा मत बताइए, जैसे होता है थोड़ा यूनिक बनाने का। बता दीजिए अगर रसगुल्ला बनाती हूँ, उन्होंने कहा कि भाई लड्डू बनाती हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक है लड्डू बनाती हैं, मैंने अच्छा। हमने कहा साउथ इंडिया में भी एक लड्डू बनता है, लेकिन लड्डू दूसरे तरीके का बनता है। आप बेसन का लड्डू बनाती हैं, आप बूंदी का लड्डू बनाती हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाती हैं, लेकिन साउथ में एक लड्डू बनता है जो अलग तरीके का लड्डू होता है। भाई साउथ में नारियल का लड्डू बनता है नारियल का लड्डू, ठीक है, यहां भी मिलता है वैसे वो, लेकिन चूंकि वहां रॉ मटेरियल बड़े आसानी से मिलता है साउथ में नारियल, तो नारियल का लड्डू बनाते हैं वो। तो खैर मैंने आपको, जब अगर कुकिंग हॉबी रख रहे हैं, कोई भी कुकिंग हॉबी रख रहा है, तो उस चीज को मैंने जाया मत होने दीजिए, साधारण मत होने दीजिए, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। और वो इंटरेस्टिंग कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? पहले से तय करके जाइए कि आप क्या बनाते हैं। आप मीठा, आप अचार बनाते हैं, बड़े अच्छा सर मैं अचार बनाता हूं। किस चीज का अचार बनाते हैं? वहां से मैं मिर्च का मीठा अचार बनाता हूं। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? माने कुछ नया कर रहे हैं आप नींबू का मीठा अचार बनाते हैं, बनता भी है। और भी कुछ इस तरह से सर्च करिए। आप अंडे का आइटम बड़ा अच्छा बनाते हैं, अंडे का क्या क्या चीज अच्छा बनाते हैं बताइए। अभी ये नहीं कि सर मैं चिकन बड़ा अच्छा बनाता हूं, तो बिहार में किसको चिकन बनाना नहीं आता है? अधिकांश लोगों को चिकन बनाने आता है, मटन बनाने आता है, दाल बनाने आता है, भात बनाने आता है, किसको नहीं आता है? आप समझ रहे हैं? इस सिचुएशन को ऐसे औने पौने जाया मत होने दीजिए। वहां से 2-4 भाई कुश्ती जब रिंग में जब जाता है, विजेंद्र कुमार और कौन कौन जाते हैं, तो वो जो बॉक्सिंग होता है, कई जरूरी नहीं, चाहे रेसलिंग में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एकदम पटकनी ही देना होता है तभी पॉइंट्स मिलता है। बीच बीच में पॉइंट्स आपको गेन करने पड़ते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है। उस रिंग में जब आप हैं तो आप पॉइंट्स गेन करिए। हॉबी जब आपने खुद ही बोला है तो उसको थोड़ा यूनिक बनाइए, जहां से 2-5 नंबर आपको मिल के जाए।
न कि वो जीरा अरे आपने तो ऐसे ही रख लिया, वो टाइम जाया नहीं करेंगे वो ना। एक हॉबी बहुत होता है। नहीं, पेंटिंग का बहुत सारे क्वेश्चन। मोनालिसा, माने जो मोनालिसा है उसकी पेंटिंग किसने किया था बताया, पूछा गया भाई। प्राचीन जमाने में तो ये जो सिंथेटिक कलर नहीं होता था भाई, नेचुरल कलर होता था, तो ये पीला कलर के लिए क्या इस्तेमाल होता था, या लाल कलर के लिए क्या चीज इस्तेमाल होता था। कुछ पेंटिंग का कुछ एग्जाम्पल बताइए। अजंता एलोरा में की गुफाएं हैं, उसमें किस किस धर्म से रिलेटेड पेंटिंग्स वहां पे है। पेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो प्रेजेंट में दो चार बातें जानते हैं। अगर सिंसियरिटी लेना चाहते हैं, 90+ मार्क्स लेना चाहते हैं, तो फिर आपको एकदम से क्या करना होगा, उसको 1-2 पेज उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, जितना भी। और आज के डेट में तो ऐसा मुश्किल भी नहीं है, पेंटिंग का विकिपीडिया पे जाकर के आप उसको उसमें वहां से सर्च करिए चीजों को। अब पेंटिंग में ही जा रहे हैं तो भोजपुरी पेंटिंग है, तो कौन कौन से कई तरह के मंजूसा पेंटिंग है, तो क्या क्या सारे पेंटिंग है। अब लिखिए पेंटिंग को, पटना कलम है या मधुबनी पेंटिंग है, ये सब तरह का पेंटिंग होता है। तो खैर, मैंने हॉबी जनरली 2-3 हॉबी नहीं रखा जाता है। हॉबी कितना रखा जाता है, एक ही हॉबी रखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका जो जॉब वाला पार्ट है, आपका जो ऑप्शनल का पार्ट है, आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है, वो थोड़े कमजोर हैं, तो हॉबी फिर रखिए 2-3 हॉबी। और लेकिन उसको वो भी कमजोर नहीं हो। कई बार आदमी हॉबी पे खींच के ले जाता है इंटरव्यू को, जब मेरा हॉबी तैयार हो अच्छे से। आपका स्पोर्ट्स हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, ठीक है। टीचिंग हॉबी, हमारे टीचर हैं और टीचिंग हॉबी, तो टीचिंग हॉबी भी हो सकता है। जब भी खाली टाइम मिलता है तो किसी किसी को कुछ पढ़ाता हूं, क्योंकि हॉबी कभी प्रोफेशन नहीं हो सकता। हॉबी तो वो होता है जो बेस्ट ऑफ टाइम में, बेस्ट ऑफ माइंड से और बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो काम आप करते हैं। बेस्ट ऑफ टाइम में, जब एकदम कूल कोई काम नहीं है आपके पास, तब जो काम करते हैं, बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ करते हैं, उसको हॉबी कहा जाता है, ठीक है। ये वाली बात है। अब स्विमिंग हॉबी है, तो हाँ, स्विमिंग हॉबी हो सकता है। मतलब मुझे स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है, जहां भी पानी देखता हूं छलांग लगा लेता हूं, ठीक है। अब स्विमिंग आपका हॉबी है तो ठीक है, हॉबी है। और स्विमिंग को घेरिए एक जगह, बनाइए। कितने सारे टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन स्विमर हैं, किसको गोल्ड मेडल मिला है, कितने तरह का स्विमिंग होता है, उसके क्या बेनिफिट हैं, एक स्विमिंग पूल की क्या गहराई होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोटेक्शन वहां होने चाहिए, ये सब। तो हॉबी वाला जो पार्ट है, हमेशा हॉबी को जाया मत होने दीजिए। हॉबी में 1-1.5 पेज का काम करिए। मूवी देखना आपका हॉबी है तो मूवी को डालिए, फिर मूवी में देखिए एंशियंट टाइम से लेकर के अभी हॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब जो हैं कुछ कुछ एक्टर्स का, या उसमें कुछ बेसिक्स ऑफ, और उसके बाद आता है आपको क्या पसंद है। तो वहाँ से अभी मैंने बहुत सिंपल सी बात है, नेटफ्लिक्स पे या अदरवाइज जो OTT आजकल आया हुआ है, OTT पे मुझे अमिताभ बच्चन के पिक्चर अच्छे लगते थे, या मुझे अभिषेक बच्चन का पिक्चर अच्छा लगता है, मुझे फलाना का पिक्चर अच्छा लगता है, शाहरुख खान का पिक्चर अच्छा लगता है, आमिर खान का पिक्चर अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछे सर बैठे हुए थे कि दंगल में हाईली डिसिप्लिन, आमिर खान का पिक्चर दंगल है जिसमें स्टूडेंट से हाईली डिसिप्लिन की उम्मीद की जा रही है, और वहीं पे 3 इडियट्स हैं जहां पे सारे डिसिप्लिन को तोड़ने की बात की जा रही है। तो अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा इन बातों को लेकर के। मतलब बहुत देर हो गया, हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ये PSI ये बता दिया, हॉबी कर लिया, जॉब प्रोफाइल, करंट अफेयर्स पे फिर किस दिन मिलेंगे तो करंट अफेयर्स, अभी टाइम है। तो टीचिंग, आप बताओ, आपको जो टीचिंग वाला जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको याद नहीं है। हमने क्वेश्चन पूछा कि 9 साल का एक बच्चा है, किस क्लास में होगा। तो पटना के जो खान साहब हैं, वो खान साहब वो देखे खूब 3+5+5 इस तरह करके उन्होंने खूब बना रखा है, कभी सुन लीजिए उसको। बनेगा मैथ में, ग्रेजुएशन का मैथ तो कुछ भी हो सकता है। मैथ में तो कई सारे, कहीं से भी जा सकते हैं, और कहीं पटना साइंस कॉलेज वाले होंगे तो क्वेश्चन तो जाके पूछ ही देंगे, जितने थ्योरम वगैरह होता है। जो मास्क, कई बार देखो वहां जाने पे मास्क उतरवा देते हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर, जब कोरोना बढ़ेगा तो आरटीपीसीआर कंडीशन कंपलसरी कर देंगे कि भाई आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आपको आना पड़ेगा। जब आरटीपीसीआर करा के गए हैं, निगेटिव है, तो फिर आपसे मास्क उतरवा देंगे वो। और टाइम चाहिए, ये बोल रहे हैं कि और मुझे और टाइम चाहिए, तो मैं जान के कहीं जाके कोरोना करवा लूंगा। तो ये 10 जगह घूम के मॉक मत दिया करिए, 10 जगह दो। मॉक देने के बदले मॉक बहुत सारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको कई बार 2 तरह के, हमने पहले दिन कहा था कि एक होता है मेकिंग ऑफ पर्सनालिटी और एक होता है शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी।
इंटरव्यू इज अ प्रोसेस। अब जैसे भारती भी बोल रही थी कि आप किसी के पर्सनालिटी को बदल नहीं सकते, आप उसके पर्सनालिटी को, अब मैं इनको चाहे कुछ भी कर लूं, इनका एनर्जी थोड़ा बढ़ा सकता हूं बोल करके, इनके पर्सनालिटी को एकदम फ्लैम्बॉयंट टाइप का नहीं बना सकता हूं। चाहे एक जगह मौक दीजिए, चाहे 10 जगह मौक दीजिए, और फ्रस्ट्रेशन ही होगा। नहीं ना, ठीक है, नहीं टाई पहन के आए हैं इसलिए मैंने देखा शायद कहीं से कुछ चमत्कार। तो उसमें क्या करो कि वो है एनर्जी, जैसे कहा जाता है सबसे बड़ी बात, बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, मॉक इंटरव्यू फर्स्ट इसलिए हम लोगों ने रखा भी था, उसके पीछे बेसिक रीजन यही है, आप पढ़िए पढ़िए, मैंने थोड़ा हो टेबल पर जाइए। 4 घंटा मैंने सुबह में 7-8 घंटा, सुबह में 7 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक का टाइम पीटी पर दे लीजिए, पीटी का दे लीजिए। वो भी मेंस का तैयारी करा, वो भी इंटरव्यू की तैयारी करा रहा है, हमने बताया। मैं वहां भी मैंने डोमिनेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, इंटरव्यू। क्योंकि 8 तारीख के बाद अगर इंटरव्यू को साइडलाइन करके चलेंगे तो 8 तारीख के बाद कई बार गिव अप वाला सिचुएशन आ जाएगा। वहां भी इंटरव्यू ही दिमाग पर रहना चाहिए और पढ़ते रहिए। और उसके बाद जैसे ये 4 बजे के बाद वाला जो टाइम है, 4 बजे के टाइम थोड़ा इंटरव्यू, स्कूल चलो हम यार दोस्तों से मिलने, स्कूल चलो हम यहाँ आए, गप किए, थोड़ा क्या है ये है वो है, 2-4 बातें किए, फिर गए अपना। तो जाकर के अपना कोई ऑप्शनल का ऐसा कोई जो पीटी में नहीं है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी आपका है, सोशियोलॉजी है, आपका हिंदी लिटरेचर है, ऐसी चीजों को 2 घंटा पढ़ लिया, रात को फिर 1-8 घंटा पीटी पढ़ के सो गया। हाँ, तो होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे ना तो बिहार में ऑनर्स होता है, बाहर जाते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो एक कोई बोलो जो जिसमें अच्छा हो उसको बोलो, पूछेंगे तो फिर बता देना, दूसरा तीसरा नहीं पूछेंगे तो क्या जरूरत है आप मुझे मार करने की। इन जनरल उनके पास परसेप्शन ये है कि इनका ऑनर्स, जो फर्स्ट जो एक विषय बोल रही है वो ऑनर्स होगा। नहीं तो मैथ, आपको मैथ फिजिक्स का और स्टैटिस्टिक्स में कौन अच्छा है? नहीं फिर भी एक अपना कुछ अच्छा कर लो जिससे कि, और वो एक बोलोगी पहले और पूछेंगे इसके साथ अब सब्सिडरी कौन थे। पीएसआईआर गायब हो जाएगा बीच से पीएसआईआर गायब हो जाएगा। नहीं गैप बढ़ जाएगा तो उसको भरो दूसरे तरीके से कवर अप करिए। बच्चों को पढ़ाती हूँ, ये करती हूँ, कोई चीज राइटिंग करती हूँ, कुछ चीज कहीं ऑफिस में काम करती हूँ, कहीं ऑफिस में काम तो कर ही सकती हो ना। नहीं कन्विंस करने, इसमें तो तीसरा सेंटेंस है ही नहीं, इसमें तो 2 ही सेंटेंस है। पूछेंगे वो क्या अभी आप क्या करती हो, तो आप बताओगे कि वहां से मैंने इसमें ग्रेजुएशन किया था, अभी मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ। लोग ऑफिस में काम करते हैं, सब आदमी जानता है इस बात को। और वहां से जब भी टाइम मिलता था तो मैं पढ़ती थी, पढ़ करके आज आपके सामने इंटरव्यू के लिए हूँ। अब नहीं तो इतना स्टोरी, फिर वही बता रहा हूँ, 15-17 मिनट में वो स्टोरी सुनेंगे, वो कोई भी स्टोरी आपके इमेज को नीचे करेगा। स्टोरी का कोई जगह, सारे स्टोरी का भी पहले बोर्ड में जाने के पहले सारे स्टोरी को सेटल कर लीजिए। हाँ तो वही बता रहा हूँ कि कहीं गैप आप भरो, ऑफिस में भरो। ऑफिस में काम करती हूँ, चाहे किसी को पढ़ाती हूँ, चाहे कहीं टीचर हूँ, बच्चों को प्रिपरेटरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। आप मैंने ऐसा कर सकती हो, इसमें कोई वो तो नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद मैं ऐसा करती हूँ और उसके दौरान मुझे लगा तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है। और खुद भी देखो क्या है, एक और बात है, आपको अपने इंटरव्यू को, जो भी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, चाहे सारे टीचर चर्चा करते हैं, सब में अगर आपको लगे कि ये पॉइंट रीजनेबल है तो उसको लेकर के डायरी में लिख करके उस इशू को सेटल करना है। सेटल्ड करते जाएंगे तभी जाकर के एक दिन, जिस दिन इंटरव्यू आपका होगा उस दिन तक आपका इंटरव्यू कंक्लूड होगा। प्रिपरेशन हर फ्रंट को ओपन ही रखेंगे, आज भी ओपन रखे गैप को, 4 दिन बाद भी उसको ओपन ही रखे हुए हैं, फिर 4 दिन बाद भी उसको ओपन ही रखे हुए, तो वो सिर्फ ओपन ही नहीं है, आपके माइंड के बहुत बड़े पार्ट को वो कंज्यूम कर रहा है। और जब उसको सेटल कर देंगे कि मैं ये लिखूंगा, मैं बोर्ड में पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगी कि मैं इस बैंक में काम करती हूँ, प्राइवेट बैंक में काम करती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं मदर के साथ हेल्प करती हूँ, ये करती हूँ, और उस दौरान पढ़ाई करके और उसको लिख करके जो आपको लगे लिख करके सेटल कर दिए, तो वो न सिर्फ वो इशू सेटल्ड होगा बल्कि आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा बर्डन भी खत्म करेगा। तो इशू को सेटल्ड करते जाइए। आपका आइडियल कौन है, आप उसको सेटल्ड करिए, ओपन मत रखिए। आपका हॉबी क्या है उसको सेटल्ड करिए, ओपन मत रखिए। तब जाकर के एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका इंटरव्यू, नाउ यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू।
और बोर्ड में जाकर कम से कम टू माइंड वहां नहीं रहेगा, या आधा आधा। आप ही कॉन्फिडेंस से नहीं बोलेंगे तो उनको तो वो तो उस पर कर ही लेंगे कि आप लूज बात कर रहे हैं। लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, सब काम सही है। क्लियर है? तो यही ये बात ध्यान रखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन का मीनिंग ही होता है कि जो चीज हमारा ये नॉलेज वाला पार्ट छोड़ दीजिए, लेकिन रसिया यूक्रेन वार में इंडिया का स्टैंड, ये जब अशोक सर बता दें, कोई टीचर बता दें, कोई बता दें, तो आप उसको सेटल कर लीजिए कि इंटरव्यू में अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं यही स्टैंड लूंगा। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। पीटी का तैयारी तो कंक्लूड करा ही देता है, भाई 4 गो ऑप्शन है, आप वहां क्या कर लेंगे। लेकिन इंटरव्यू में तो आप जब तक सेटल नहीं करते जाएंगे, जितने भी इश्यूज हैं सब सेटल करते जाइए। ये रोज रोज ओपन नहीं रह सकता। 5-7 दिन तो ऑलरेडी गुजर गया, नहीं गुजर गया, देखते देखते गुजर गया। और सेटल नहीं करते जाएंगे तो इसी तरह से गुजरते हुए 16 तारीख आ जाएगा। और सेटल करते जाएंगे, 5-5, 2-2, 4-4 क्वेश्चन ही सेटल करते जाएंगे तो उतना तो बोझ दिमाग से, ठीक है। कई लोग ऐसे मार्केट में पड़े हुए हैं, तो मॉक के नाम पे अपने आप को बिखेरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस खराब होता है। मॉक इंटरव्यू भी एक साइकोलॉजी है और वो साइकोलॉजिकली अरेंज होना चाहिए। जो मर्जी सो, तो कई जगह कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, कई मॉक कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, और पता नहीं नॉलेज कहाँ है और बढ़े हुए घूम रहे हैं। और कई जगह मॉक क्या करेगा, कॉन्फिडेंस खराब कर देगा। तो थोड़ा सा इसमें भी सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ पर एक हम लोगों के जो पार्टनर हैं वो भी थोड़ा देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ ऑनलाइन में कुछ लोग जुड़े होंगे, मोबीशाला पे कई लोग जुड़े रहे होंगे ऑनलाइन क्लास के लिए। वहाँ पे आज मुझे जैसी सूचना मिली कि फिर वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनके साथ भी कई लोग, कि 6 मॉक पॉसिबल हो पाता है कैंडिडेट का। 3 मॉक देने में तो पसीना छूट जाता है, 6 मॉक कोई कैसे दे सकता है। तो वो भी शायद वहाँ से भी फोन जा रहा है, अपने ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं। तो ये आस्था IAS का जो क्लास और मॉक इंटरव्यू का सिस्टम है वो केवल आस्था IAS के ऐप पर ही अवेलेबल है, ऑफलाइन में अवेलेबल है, और सब मोबीशाला ऐप पर ही अवेलेबल नहीं है। वो लोग जो मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं, चाहे क्लास करा रहे हैं, उसमें आस्था IAS कहीं से भागीदार नहीं है। वो आस्था का नाम जोड़ करके आपके पास कई बार फोन कर रहे हैं। उस तरह के फोन को इंटरटेन आप अपने जोखिम पर इंटरटेन करिए। यानी आस्था IAS का जो सिस्टम है, जो क्लास का सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेटिक जो मॉक इंटरव्यू वाला सिस्टम है, हम लोग कम से कम 12-15 दिन का ये क्लास का सेशन रखेंगे। जो भी बिहार के लीडिंग जो टीचर हैं प्लस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं हूँ ही, प्लस साथ में जो मॉक इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू में भी बिहार के लोगों को ही मॉक इंटरव्यू में, चूंकि वो फीलिंग दूसरे राज्य के लोगों में आ नहीं पाती हैं, तो उस तरह से साइकोलॉजिकली हमने इस चीज को रख रखा है। तो मोबीशाला से आस्था IAS के इंटरव्यू का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई जुड़ता है तो अपने रिस्क पर